अध्याय 1531। ये सुनकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, ये वास्तव में एक बड़ी खामी है, लेकिन हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ली हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह इतना आसान नहीं है। इस तरह की चीज निषिद्ध है। अतीत में दो निर्देशांक तस्करों के प्रसार के कारण निर्देशांक बाजार पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिससे सभी गिल्डों के लिए अंतहीन सिरदर्द पैदा हो गया था। अगर आप होते तो जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता खोज लेते, लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पाते। दो निर्देशांक वाले डीलर ने आपके निर्देशांक किराए पर देने के बाद उन्हें हर जगह बेच दिया। नतीजतन किसी ने आपका निर्देशांक नहीं खरीदा, इसलिए वे दोनों डीलरों से पुरानी जानकारी खरीदने चले गए। आपके हितों की गारंटी कैसे दी जा सकती है? क्या आप दूसरों को मछुआरों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या आप भविष्य में भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करने को तैयार हैं? जारी रखें, अर्जुन ने कहा। ली हुआन ने कहा, मैंने सुना है कि वह समय बहुत अराजक था, इसलिए कोई भी मार्ग की खोज करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अधिक से अधिक सुरक्षित मार्ग धीरे धीरे गायब हो गए। लगभग 50 वर्षों में संपूर्ण शाश्वत गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से काला हो गया। मार्गों के निर्देशांक कम से कम होते गए और यहाँ तक कि वे भी मर रहे थे। इस वजह से लगभग सभी संघों ने एक परामर्श बैठक आयोजित की और दूसरे हाथ की जानकारी को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया। सभी संघों ने इस कठोर कानून का सम्मान किया और इसकी सिफारिश की। परिणामस्वरूप दोनों निर्देशांक डीलरों को कठोर दंड के साथ दबा दिया गया, लेकिन यह आसान नहीं होगा, अर्जुन ने कहा। ली हुआन ने सिर हिलाया, ये सही है। दो निर्देशांक डीलर अपने माथे पर अपनी पहचान नहीं लिखेगा। वास्तव में कोई भी मार्शल कलाकार किसी भी समय दो तरफा डीलर बन सकता है। अगर सभी गिल्ड एक साथ मिलकर काम भी करें तो भी वे मार्शल आर्टिस्टों के बीच छिपे इन तस्करों के समूह को नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसी स्थिति में गिल्ड सेकंड हैंड तस्करों को दबा नहीं पाएगा, इसलिए वे सेकंड हैंड जानकारी खरीदने वाले लोगों का दमन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जिसने कोई भी सेकंड हैंड जानकारी खरीदी है, उसे सभी गिल्ड द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आज के बाद कोई भी गिल्ड आपको कोई भी जानकारी नहीं बेचेगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। शुक्र है कि उसके पास एक अतिरिक्त आंख थी, वरना बौने से धोखा खा जाता। अर्जुन ने कहा, क्या किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं की? वह बौना अभी रिपोर्ट कर सकता है कि वह एक दूसरे दर्जे का तस्कर है। ली हुआन ने अपना सिर हिलाया, ये बेकार है। जब तक वह तुम्हें मौत के घाट उतारता रहेगा और कहता रहेगा कि उसने तुम्हें कोई जानकारी नहीं बेची, तब तक तुम कोई सबूत हासिल नहीं कर पाओगे और गिल्ड उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा। वरना एक बार इस तरह की मिसाल कायम हो गई तो वाकई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर मुझे आपसे कोई शिकायत है तो मैं सीधे गिल्ड के पास जाऊंगा और मुझे जानकारी बेचने के लिए आपकी निंदा करूंगा। क्या आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि इन निर्देशांकों का बाजार वाकई जटिल है। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने बौने की ओर देखा तो पाया कि बौना पहले ही चुपके से दूसरों को फंसाने के लिए चला गया था, ताकि अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा सके। ली हुआन के अनुसार इस तरह की स्थिति को भूमिगत व्यापार कहा जाता है। बेशक ये कुछ बेकार लोगों का भूमिगत व्यापार था। वास्तव में आज भी संगठित और बड़े पैमाने पर भूमिगत लेन देन होते हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकना मुश्किल है। हालांकि एक चीज कम होने से एक और चीज बेहतर थी। पूरे संत साम्राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से बेहतर था कि ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। ये वापसी के रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद करने के बराबर होता। आप निर्देशांक जानकारी किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अर्जुन के पास खड़ा होकर हंसा। जब ली हुआन अर्जुन से बात करता था तो वह लोगों से बचता नहीं था। इस तरह की बातों को गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। यह एक अटल नियम था जिसे सभी संघ एक साथ मानते थे। अर्जुन ने उस सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। माफ कीजिए, मैं सेकंड हैंड जानकारी नहीं खरीदूंगा, अर्जुन ने कहा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, आपने गलत समझा। मैं आपको समन्वय संबंधी जानकारी नहीं बेच रहा, बल्कि मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ।
रोजगार, अर्जुन की ने कहा। उस आदमी ने कहा, देखिए, मैंने ट्यूलिप गिल्ड के सामने आपका प्रदर्शन पहले ही देख लिया है। मुझे आपकी ताकत में बहुत दिलचस्पी है। मुझे यहाँ एक मार्ग की खबर मिली है। ये कल शाम से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। अगर आप मेरी टीम में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको 10 दिनों में 5 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर देने को तैयार हूँ। तुम क्या सोचते हो? मैंने सुना है कि तुम परिवहन दल से हो। तुम केवल आधे साल तक पानी भेजकर ही निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर कमा सकते हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। चूंकि ऐसा ही था, तो यह नियमों के विरुद्ध नहीं था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अर्जुन ने पूछा। उस आदमी ने कहा, पानी पहुंचाने में हमारी मदद करो। अर्जुन की ने कहा, क्या आप मेरे साथ छल कर रहे हैं? अभी आपने कहा था कि पानी पहुंचाने में मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पानी पहुंचाऊं। आप इतना ज्यादा कमीशन क्यों दे रहे हैं? तुम्हें पता नहीं, उस आदमी ने कहा, ये बातचीत की जगह नहीं है। चलो ड्रिंक्स पर बातें करते हैं। अर्जुन सचमुच थोड़ा ललचा गया। ली हुआन को समझाकर वह उस आदमी के साथ चला गया। बाहर सड़क पर एक 16 मंजिला रेस्तरां की छत पर अर्जुन और अन्य दो ने अपने कपों को धकेला और अपने कप बदले, जिससे उन्हें स्थिति का एक मोटा अंदाजा हो गया। इस आदमी का राज्य बहुत ऊंचा था। वह मार्शल संत राज्य के 5वें स्तर पर था। संत राज्य में भी ऐसा राज्य बहुत भयावह था। इसके अलावा उनके 4 साथी भी थे, जो सभी मार्शल सेंट स्टेज के 5वें स्तर पर थे। हाल ही में उन्हें एक खबर मिली थी कि उन्होंने मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर पर एक शाश्वत क्रूर जानवर की खोज की थी, जो शाश्वत गुप्त क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में स्थित था। इस स्तर के जानवरों को देखना असामान्य नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर गुप्त लोक की गहराइयों में रहते हैं। जब आप इस स्तर के जानवर से लड़ते हैं, तो उसी स्तर के और जानवरों को आकर्षित करना बहुत आसान होता है। उस समय वे मर जाएंगे। जहां तक गुप्त क्षेत्र के किनारे पर प्रकट हुए मार्शल संत स्तर के भयंकर जानवरों की बात है, वे बेहद बेहद कीमती थे। आपको दूसरे भयंकर जानवरों को आकर्षित करने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो उनमें से ज्यादातर दिव्य मार्शल आर्ट्स के 4थे या 5वें स्तर पर होते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि चूंकि मून स्प्रिंग से पानी को भंडारण रिंग में नहीं डाला जा सकता था, इसलिए युद्ध के दौरान उनके साथ ले जाने वाले पानी के थैले के फटने की संभावना थी। ऐसे में उस अधेड़ उम्र के आदमी को युद्ध क्षेत्र के किनारे खड़े होकर अपने आदेश का इंतजार करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। जब उस आदमी को झरने के पानी की जरूरत पड़ी, तो उसने तुरंत 5 लोगों में से एक को निकाला और झरने का पानी मांगने के लिए अर्जुन के पास पहुंचा। उस समय अर्जुन को केवल झरने का पानी बिना रुके उन तक पहुंचाना था। यह एक सरल काम है, लेकिन सही व्यक्ति को नियुक्त करना बहुत कठिन है। वह आदमी एक मार्शल सेज को काम पर रख सकता है, लेकिन दूसरे मार्शल सेज तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? जब दूसरों के पास समय होता, तो वे खुद शिकार करने जाते और जानवरों को मार डालते। अगर वे दिव्य मार्शल क्षेत्र में लोगों को काम पर रखते, तो यह और भी मुश्किल होता। दिव्य मार्शल कलाकारों के लिए गुप्त क्षेत्र के बाहर जीवित रहना आसान नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को युद्ध के दौरान झरने का पानी भरने की जरूरत पड़े और वह झरने का पानी मांगने के लिए दौड़े, तो उस व्यक्ति को झरने का पानी पहुंचाने वाला योद्धा किसी न किसी कारण से मर जाएगा, यहाँ तक कि उसकी लाश भी ठंडी होगी। उस समय उस अधेड़ व्यक्ति की टीम को फंसाया जाएगा और पूरी सेना का सफाया कर दिया जाएगा। इसलिए जिनके पास बहुत अधिक साधना क्षेत्र था, वे किराए पर लेने में असमर्थ थे, जबकि जिनके पास बहुत कम साधना क्षेत्र था, वे निश्चिंत नहीं थे। अर्जुन जैसे लोग जो दिव्य मार्शल क्षेत्र में थे और जिनके पास असाधारण शक्ति थी, वे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे। क्या यह इतना आसान है? मैं केवल आपको पानी देने के लिए जिम्मेदार हूँ, अर्जुन ने कहा। उस आदमी ने कहा, ये बहुत आसान है। तुम्हारा बस एक ही काम है, और वह है जिंदा रहना। जब हमें जरूरत होगी, तुम हमें जिंदा पानी दे सकते हो। अर्जुन ने कहा, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे संग में कोई दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है। उस आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन वे अपने बारे में बहुत सोचते हैं और ऊंची कीमतें मांगते हैं। मैं उन बूढ़े मालिकों को पालने का खर्च नहीं उठा सकता। अध्याय 1532। अर्जुन एक पल के लिए झिझका और फिर मान गया। ये बहुत अच्छा
सौदा था। वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मिशन पूरा होने पर वे तुरंत अर्जुन को कमीशन के रूप में 5 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर देंगे। सेंट दायरे जैसी जगह में जब तक आपके पास ताकत है, आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे। अगली सुबह अर्जुन को वह आदमी मिल गया और वे दोनों साथ चल पड़े। वे सबसे पहले पूर्वी सम्राट संघ और उस आदमी के अन्य साथियों के पास इकट्ठा हुए और फिर अनंत गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। इस आदमी का नाम जोंगलैन था और वह पूर्वी सम्राट संघ में काफी प्रसिद्ध था। आखिरकार उसका राज्य बहुत ऊंचा था। जोंगलैन के 4 साथी भी थे। उनमें से प्रत्येक मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उनमें से 3 पुरुष और 1 महिला थी। वे तीनों बहुत शांत थे। वे बहुत लंबे समय से गुप्त क्षेत्र में थे और अब चुप हो गए थे। उन्हें जीवन और मृत्यु की एक नई समझ प्राप्त हो गई थी। वह महिला बेहद सौम्य थी, हर किसी को देखकर मुस्कुराती थी, मानो कोई बहुत दयालु बड़ी बहन हो। उसका नाम स्टार आइज था, जो एक उपनाम था। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे ही नहीं बल्कि 4 अन्य लोगों को भी वहां काम पर रखा गया था। अर्जुन ने उनमें से 3 को कभी नहीं देखा था या उनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सभी दिव्य मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर के आसपास थे, जबकि अर्जुन दूसरे व्यक्ति से ज्यादा परिचित था। वह दरअसल एक हाथ वाले आदमी की तलाश में था जो सेफ्टी सिटी में उससे पानी की भीख मांग रहा था। बेशक एक हाथ वाला आदमी पहले ही ठीक हो चुका था। यह आप है, अर्जुन की ने कहा। एक हाथ वाले व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ फिर से देखूंगा। तुम एक दूसरे को जानते हो। जोंगलैन ने खुश होकर कहा, चूंकि एक दूसरे को जानना आसान होता है और परिचितों के साथ सहयोग करना आसान होता है, इसलिए देर हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। समूह ने अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और मानचित्र का अनुसरण करते हुए उन निर्देशांकों को ढूंढा जिन्हें उन्होंने किराए पर लिया था। इस मार्ग के निर्देशांक हर 10 दिन में नए सिरे से क्रमांकित किए जाते थे। आज नए क्रमांकन का दिन था और वे अगले 10 दिनों तक धारा के विपरीत दिशा में चल सकते थे। ये 5 मार्शल संत बहुत कुशल थे। वे असल में बोलते ही नहीं थे। जब भी बोलते तो सब कुछ मिशन से जुड़ा होता था। कुछ सरल शब्दों में वे बहुत सटीक अर्थ बता देते थे। अर्जुन को गुप्त क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने एक हाथ वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करने का अवसर ढूंढ लिया। एक हाथ वाले व्यक्ति ने अर्जुन को बताया कि जोंगलैन और अन्य लोग परिधि में मार्शल सेंट जानवरों से आकस्मिक रूप से नहीं मिले थे। यहाँ स्थिति बहुत जटिल थी और मूलतः ये कुछ इस प्रकार थी। जोंगलैन और अन्य लोगों ने पहले एक महंगा और गहरा रास्ता किराए पर लिया और फिर अंदर गए। वहाँ बड़ी संख्या में मार्शल सेंट जानवर दिखाई दिए। उस तरह की जगह में किसी खूंखार जानवर का शिकार करना मौत को दावत देने के बराबर था। जोंगलैन और बाकी लोग बेतरतीब ढंग से एक खूंखार जानवर चुनते और उसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते। यह एक बहुत ही तकलीफदेह और खतरनाक प्रक्रिया थी। 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद जोंगलैन और बाकी लोग 6 बार उस इलाके में दाखिल हुए। हर बार वे खूंखार जानवरों को थोड़ा सा बाहर खींच लाए। जब वे खूंखार जानवरों को किनारे पर ले आए तभी उन्होंने शिकार शुरू किया। वह खूंखार जानवर एक जगह नहीं रुका, वह मूल मार्ग छोड़कर वर्तमान मार्ग पर आ गया था। इसलिए जोंगलैन और अन्य लोग इस मार्ग का उपयोग केवल 10 दिनों के लिए ही पट्टे पर ले सकते थे। बस यही एक मौका था। इस बातचीत से अर्जुन को थोड़ी और समझ आ गई। तो ये रहस्यवादी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की सामान्य दिनचर्या थी। रास्ते में अर्जुन और अन्य लोग 22 सुरक्षित शहरों से गुजरे थे, लेकिन जोंगलैन और अन्य लोगों ने उनमें से केवल 3 को ही प्रवेश के लिए चुना था। क्योंकि अर्जुन और अन्य लोग पूर्वी सम्राट संघ से संबंधित नहीं थे, इसलिए उन्हें अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं था और वे केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे। चौथे दिन वह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसके सामने नीली रोशनी से भरा एक अजीब सा जंगल था। यह अजीब नीली रोशनी अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। जोंगलैन और बाकी लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। जोंगलैन ने अपनी आवाज धीमी की और अर्जुन और बाकी लोगों से कहा, नीली रोशनी से घिरे इस जंगल में मार्शल सेंट विशेष बीस्ट की गतिविधियां हैं। अंदर मत जाओ तुम पांचों, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए।
जाएगी। ये रहे 5 नक्शे। नक्शे का अनुसरण करो और अपने अपने मिशन बिंदुओं पर जाओ। हम पांचों अंदर जाकर उन खूंखार जानवरों का शिकार करेंगे। जब हम पांचों में से कोई भी बाहर आ जाए तो तुम्हें अपने हाथ में पकड़ा पानी का थैला हमारी ओर फेंकना होगा। फिर हम अंदर लड़ते रहेंगे और तुम वहीं इंतजार करते रहोगे। याद रखो, तुम्हें जीना है चाहे कुछ भी हो जाए। यही मेरी तुमसे एकमात्र विनती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपना नक्शा ले लिया। एक हाथ वाले व्यक्ति ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, युवक, जीने की पूरी कोशिश करो। ऐसा कहने के बाद पांचों जल वितरण ने अपने अपने मानचित्र मार्ग का अनुसरण किया और ब्लू लाइट 1 के 5 स्थानों में बिखर गए। ये पहली बार था जब अर्जुन ने इस तरह की पशु शिकार गतिविधि में भाग लिया था, इसलिए वह खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका, भले ही इस बार वह केवल पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। मानचित्र के अनुसार वह ब्लू लाइट फॉरेस्ट के बाहर पूर्व में एक पहाड़ी अवसाद में पहुंचा और अपनी आभा को कम करने के लिए एक झाड़ी में छिप गया। 10 मिनट बाद जोंगलैन और अन्य लोग ब्लू लाइट 1 में प्रवेश कर गए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों बाद रहस्यमयी नीले जंगल में लगातार विस्फोटों की आवाजें आने लगीं। आकाश में सूक्ष्म ऊर्जा के कण जगमगा उठे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अर्जुन बुदबुदाया। ये पांचों मार्शल सेंट दायरे के 5वें स्तर पर हैं, जबकि वह क्रूर जानवर मार्शल सेंट दायरे के पहले स्तर पर है। अगर वे 5 बनाम 1 में जीत भी नहीं पाते तो कम से कम उनका विनाश तो नहीं होगा। जब तक वे जीवित थे अर्जुन अपना कमीशन प्राप्त कर सकता था। थोड़ी देर बाद नीले जंगल में विस्फोटों की आवृत्ति बढ़ गई। डिपर क्यूई की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ गई थी। जब अर्जुन यहाँ से देखता था तो उसे अक्सर आसमान से एक विशाल तलवार उतरती हुई दिखाई देती थी, या आसमान में एक विशाल हथौड़ा जो भयंकर रूप से नीचे गिर रहा होता था। जल्द ही नीले जंगल से एक परछाई अचानक बाहर निकली। वह महिला थी, स्टार आई। वह अर्जुन की दिशा में उड़ी। चूंकि युद्ध क्षेत्र लगातार गतिशील था, इसलिए जिस भी जल रक्षक के पास वह पहुंचती सबसे पहले उससे झरने का पानी मांगती। जल्दी करो, मुझे झरने का पानी दो। स्टारगेज बहुत तेज गति से अर्जुन की ओर उड़ी और जोर से चिल्लाए। अर्जुन के पास 20 पानी की थैलियां रखी थीं। उसने तुरंत उनमें से 5 उठाई और स्टार आइस की ओर फेंक दी। स्टारगेज ने पानी की थैली पकड़ ली और बिना पीछे मुड़े नीले प्रकाश वाले जंगल में लौट गया। ये बहुत तीव्र प्रतीत होता है, अर्जुन ने कहा। कुछ मिनट बाद एक और साया उड़कर ऊपर आया। वह अब भी स्टार आई ही थी। इस बार वह बुरी तरह घायल थी और उसके पेट पर एक तेज पंजे से एक बड़ा घाव हो गया था। अंदर उसकी आंतें भी दिखाई दे रही थीं। उसके बोलने का इंतजार किए बिना अर्जुन ने 5 पानी की थैलियां फेंकने की पहल की। स्टार आई ने पानी की थैली पकड़ ली और नीली रोशनी वाले जंगल में वापस लौट गई। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लड़ाई लगभग 20 मिनट से चल रही है, लेकिन समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। क्या ये हो सकता है कि जोंगलैन और अन्य लोग मुसीबत में हैं? उसके बाद 10 मिनट बीत गए। स्टार आइज वापस नहीं आए, लेकिन लड़ाई जारी रही। 5 मिनट बाद अर्जुन के पास की झाड़ियां अचानक हिलने लगीं। अर्जुन सतर्क था और उसने तुरंत कृपाण की मूठ को छू लिया। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में वह व्यक्ति था जिसका हाथ टूटा हुआ था। वह आदमी खून से लथपथ था। उसने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और चिल्लाया, छोटे भाई, जोंगलैन और बाकी लोग मरने वाले हैं, चलो जल्दी से पीछे हटो। अध्याय 1533। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़ाई अभी भी जारी है। अगर उन्हें झरने के पानी की जरूरत पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। टूटे हाथ वाले आदमी ने जल्दी से कहा, छोड़ो इसे। ये कब है? क्या तुम अब भी अपने कमीशन के बारे में सोचते हो? बेशक, जीवित रहना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें सच बताऊं, बाकी 3 पानी देने वाले पहले ही मर चुके हैं और अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। जोंगलैन और बाकी लोग शायद कुछ मिनट भी नहीं टिकेंगे और वे सब नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन की आंखें फड़क उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये कमीशन का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। नैतिकता कुछ डॉलर के लायक है। टूटे हाथ वाला आदमी चिल्लाया। अर्जुन की अभिव्यक्ति दृढ़ थी जब उन्होंने कहा, ये जीवन से भी भारी है।
टूटे हाथ वाला आदमी अर्जुन को हैरानी से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तुम और मैं बस सिर हिला रहे हैं। तुम जा सकते हो, मैं यहीं रुककर उन्हें पानी पहुंचा दूंगा। वह आदमी जोर से हंसा और बोला, जब मुझे प्यास लगे तो मुझे 2 जार शराब दे देना। जब तुम खतरे में होगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारा साथ दूंगा। झोंगलैंग जीवित रहे या मर जाए इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करना चाहता हूँ। अर्जुन भी मुस्कुराया और उस आदमी के साथ ताली बजाए। कितना सीधा आदमी है, उसने जोर से कहा। तभी एक और परछाई चमकी। परछाई अर्जुन की ओर उड़ी, लेकिन वह अब स्टार आई नहीं, बल्कि झोंगलैंग की टीम का एक और आदमी था। उस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके हाथ में तलवार का आधा हिस्सा टूटा हुआ था। उसके सिर से लाल खून टपक रहा था और उसकी आंखें भीग रही थीं। जैसे ही वह आदमी उड़ रहा था, वह कमजोरी से चिल्लाया, पानी, झरने का पानी। अर्जुन ने तुरंत 5 पानी की थैलियां उठाईं और उस आदमी पर फेंक दीं। वह व्यक्ति पानी की थैली पकड़ने के बाद ब्लू लाइट फॉरेस्ट में वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर कांप उठा और वह नीचे गिर गया, मृत। अर्जुन और टूटे हुए हाथों वाला आदमी एक साथ चिल्लाया। उस आदमी का आभामंडल पूरी तरह से गायब हो चुका था। जाहिर है वह मर चुका था। अरे, अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर यह व्यक्ति मर गया है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी ने लैन जिंग्यान और अन्य लोगों को झरने का पानी नहीं भेजा? भाई, यहीं रुको। टूटे हाथ वाला आदमी चौंक गया और बोला, अरे, तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से अंदर नहीं भेजना चाहते है ना? वह अंदर मार्शल सेंट बीस्ट है। 5 मार्शल सेंट 5वीं परत के विशेषज्ञ भी उस क्रूर जानवर को नहीं संभाल सकते। अगर आप अंदर जाते हैं तो क्या आप मौत को दावत नहीं दे रहे होंगे? अर्जुन ने 5 पानी की थैलियां पकड़ ली और चिल्लाया, अगर मैं उन्हें नहीं दूं तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। तुम पहले जा सकते हो। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए यहीं रुकूंगा। अगर आपको फिर से झरने के पानी की जरूरत पड़ी तो क्या आपूर्ति बंद नहीं कर दी जाएगी? अर्जुन के पास अब इस व्यक्ति के साथ नाटक करने का समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत 5 पानी की थैलियां पकड़ी और ब्लू लाइट 1 में उड़ गया। अंदर की लड़ाई पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। जैसे ही अर्जुन अंदर दाखिल हुआ, उसे एक तेज स्थानिक हलचल महसूस हुई। पता चला कि वह नीला प्रतिदीप्ति दरअसल अंतरिक्ष की विकृति से बना एक अशांत क्षेत्र था। यहाँ का स्थान न केवल अव्यवस्थित था, बल्कि प्रचुर भी था। विकृत स्थान और अधिक स्थान को अपनी ओर खींचकर एक में मिला देता था, जिससे अशांत क्षेत्र बनते थे, जिससे घना स्थान एक साथ इकट्ठा होकर एक प्रतिदीप नीला रंग प्रस्तुत करता था। यह ऐसा है जैसे जब नदियां और झीलें समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में पानी बहुत अधिक और बहुत गहरा होने के कारण पानी नीला दिखाई देता है। इस बीच झोंगलैंग और अन्य लोगों की स्थिति अर्जुन की कल्पना से भी बदतर थी। अर्जुन ने सिर्फ एक आदमी को पानी लेने बाहर आते और बीच रास्ते में ही मरते देखा। दरअसल उन 5 में से 2 पहले ही मर चुके थे। अब सिर्फ झोंगलैंग, स्टारगेज और एक और आदमी ही उस भयंकर जानवर से लड़ रहे थे। इस भयंकर जानवर का शरीर किसी बहुत ही सुंदर क्रस्टेशियन की जैसा था, लेकिन जब ये खड़ा हुआ तो कुछ हद तक मानव जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर भी ज्वाला का चिन्ह दिखाई देता था। हर बार जब वह हमला करता तो ज्वाला का चिन्ह एक बार चमक उठता। स्टार आई लगभग आधी मर चुकी थी। उसका बायां पैर कमजोर होकर लटक रहा था। जाहिर था उसकी हड्डियां टूट गई थीं और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गहरी चोटें आई थीं। झोंगलैंग की हालत तो और भी खराब थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कहाँ उड़ गई और उसका पूरा शरीर स्टार आई के पीछे दब गया, जैसे वो जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा हो। दूसरा आदमी जमीन पर ऐंठ कर पड़ा था। उसकी पूरी छाती पर एक भयानक खरोंच थी। उसका दिल म्यूकोसा से चिपका हुआ था और उसकी छाती की गुहा से बाहर निकल चुका था। वह धड़कने में असमर्थ था। मानव जैसा दिखने वाला कीड़ा बिल्कुल भी सुरक्षित लग रहा था। वह नीली रोशनी की किरण में बदल रहा था। वह तुरंत जमीन पर पड़े आदमी की तरफ दौड़ा और एक ही बार में उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। पानी। अर्जुन इतना हैरान था कि वह कुछ और नहीं कह सका।
उनमें से 3 मर गए। आधे घंटे से भी कम समय में 5 मार्शल सेंट फिफ्थ लेयर विशेषज्ञों में से 3 युद्ध में मारे गए। तारे जैसी आंखों वाले आदमी ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और चिल्लाया, बेटे तुम मरना नहीं चाहते, तुम भागकर अंदर क्यों आए? चलो चलें। यह अज्ञात था कि पानी की थैली में झरने के पानी ने क्रूर जानवर का ध्यान आकर्षित किया था या नहीं, लेकिन क्रूर जानवर वास्तव में घूम गया और अर्जुन की ओर दौड़ा। ये वस्तु एक भूतिया अंतरिक्ष प्राणी की तरह नीली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गई तथा इसकी उड़ान पथ अनियमित था। जल्दी करो और चले जाओ। तारे जैसी आंखों वाले आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक विशाल तलवार निकाली जो आकाश को भेद सकती थी। विशाल तलवार भयंकर रूप से जल उठी और विशाल अग्नि तलवार नीचे गिर गई, जिससे हवा में उड़ता हुआ कीड़ा जमीन पर गिर गया। हालांकि कीट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्टार आइज ने जल्दी से अर्जुन को इशारा किया, जल्दी करो और चले जाओ। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने जोंगलैंग को भी गले लगा लिया और हताश होकर ब्लू लाइट फॉरेस्ट से बाहर उड़ गई। अर्जुन ने भी जल्दी से जंगल के बाहर की दिशा में इशारा किया और तुरंत भागने के लिए उपप्रकाश की गति का उपयोग किया, लेकिन इस क्षण उसके चारों ओर का स्थान फिर से मुड़ने लगा और फ्लोरोसेंट नीली रोशनी का एक धब्बा अचानक मुड़ गया। अर्जुन, जो प्रकाश की सीधी रेखा की गति से यात्रा कर रहा था, अचानक विकृत अंतरिक्ष में खींच लिया गया और एक चाप में फेंक दिया गया। अर्जुन ने जंगल से बाहर निकलने के लिए जिस दिशा में उड़ान भरी थी, वह सीधे बदल गई और जंगल की गहराई की ओर बढ़ गई। ये दृश्य देखकर स्टारगेज एक पल के लिए झिझकी, फिर जोंगलैंग की ओर देखा जो मरने वाली थी। अंत में उसने बेरहमी से कहा, बच्ची, मुझे माफ करना, मैं सचमुच तुम्हें बचा नहीं सकती। ऐसा कहने के बाद स्टारगेज ने जोंगलैंग को उठाया और ब्लू लाइट फॉरेस्ट से भाग गया। अर्जुन की ओर से वह दूसरों को पानी देने आया था, लेकिन अंत में उसने खुद को अंदर भेज दिया। वह आधी रोशनी की गति से आगे बढ़ा और एक और रहस्यमय फ्लोरोसेंट भंवर का सामना किया। उसने भंवर के चारों ओर आधा चक्कर लगाया और दूर फेंक दिया गया। फिर एक और भंवर का सामना किया और फिर से दूर फेंक दिया गया। क्रूर जानवर ने अपना शरीर झुका लिया और फुसफुसाहट के साथ नीली रोशनी में बदल गया और अर्जुन का पीछा करने लगा। अजीब बात यह थी कि फ्लोरोसेंट भंवर का अर्जुन पर असर तो हुआ, लेकिन कीड़े पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह आसानी से नीले भंवरों को भेद कर सीधी रेखा में अर्जुन का पीछा करने लगा। लानत है, अर्जुन जल्दी से रुक गया और प्रकाश की आधी गति से भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चारों ओर अजीब सी नीली भंवरें फैली हुई थीं। ये चीजें बिना किसी स्पष्ट कारण के हवा के हर क्षेत्र में दिखाई देती थीं, जिससे उनकी सही जगह का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। उसे प्रकाश की आधी गति से ही आगे पीछे फेंका जा सकता था। बचने की तो बात ही छोड़िए, उसे डर था कि अगर उसे गलत दिशा में फेंका गया तो वह निर्देशांकों से दूर जा गिरेगा और रास्ता भटक जाएगा। हालांकि मानव जैसा दिखने वाला कीट अर्जुन के करीब उड़ता चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, इसमें मार्शल सेंट लेवल 1 का क्षेत्र था। अध्याय 1534। अर्जुन का दिल ठंडा पड़ गया। पिछली बार जब उसने 6ठे स्तर के दिव्य मार्शल जानवर को मारा था, तब उसे पहले ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार ये पिछले वाले से भी अधिक असामान्य था और इसका दायरा और भी ऊंचा था। कीड़े की गति बहुत तेज थी। 2 ही पलों में उसने अर्जुन को पकड़ लिया और मार्शल सेंट के 5वीं परत के 3 विशेषज्ञों के पंजे फाड़ डाले। उसने अर्जुन की पीठ को जकड़ लिया। यह एक हाथापाई कीट था। अर्जुन के पास इसके हमले को झेलने की 10% भी संभावना नहीं थी, इसलिए उसने बिना घबराए तुरंत विनाशशील को छोड़ दिया। ये देखकर कि कीट के तीखे पंजे विनाशशील तक पहुंचने वाले थे, अर्जुन का मूड एक पल के लिए शांत हो गया। विनाशक कवच सभी सकारात्मक कानून पदार्थों का विनाश कर सकता है और यह निश्चित रूप से उस कीट के पंजों का विनाश करने में सक्षम होगा। हालांकि जिस क्षण कीट के पंजे विनाशक ढाल को छूने वाले थे, वह अचानक घूम गया और दूर चला गया। धिक्कार है, इस कीड़े में अप्रत्याशित लड़ाकू भावना है, ठीक वैसे ही जैसे उन मकड़ियों में थी जिनसे तुम पहले निपट चुके हो। सर्प घबरा कर चिल्लाया। इस शापित गुप्त क्षेत्र के क्रूर जानवरों में अधिकांश मानव मार्शल कलाकारों की तुलना में युद्ध कौशल कहीं अधिक था।
वे न केवल युद्ध तकनीक जानते थे बल्कि उनके पास चौंकाने वाली अस्थायी प्रतिक्रिया क्षमताएं भी थीं। उनमें मनुष्यों जैसी बुद्धि नहीं थी, लेकिन उनमें लड़ने की प्रवृत्ति जन्मजात थी। विनाशक ढाल गायब हो गई थी। जब कीड़ा हमला करने में नाकाम रहा तो वह तुरंत पलटा और अर्जुन के पीछे भागा। फिर वह अर्जुन की ओर लपका। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और अपने शक्तिशाली नेदर सिल्वर का उपयोग करके कीड़े के पंजे काट डाले। झनकार! एक तेज कर्कश ध्वनि के साथ अर्जुन का पूरा शरीर उड़ गया। विशाल कृपाण भी उड़ गया और भिनभिनाती हुई आवाज के साथ दूर जा गिरा, और उस कीड़े के पंजे वास्तव में नहीं टूटे। कृपाण अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो उस व्यक्ति में है जो कृपाण का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक वयस्क किसी जंगली जानवर की हड्डियों को काटने के लिए रसोई के चाकू का उपयोग कर सकता है, लेकिन यदि कोई बच्चा इसे काटने के लिए रसोई के चाकू का उपयोग करे तो ये काम नहीं करेगा। ताकत में यही फर्क था। अर्जुन का राज्य उस खूंखार जानवर से 5 मंजिल पीछे था। अन्य युद्ध कलाकार भयंकर जानवरों से 5 गुना भारी थे, जबकि शियांग नान भयंकर जानवरों से 5 गुना भारी था। साधना क्षेत्रों में अंतर की कल्पना की जा सकती है। जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, उसकी छाती पर ऐसा लग रहा था मानो किसी पहाड़ से बेरहमी से वार किया गया हो। उसका पूरा शरीर घुट रहा था, उसके अंदरूनी अंग लगातार हिल रहे थे और खून की धार बेकाबू होकर बाहर निकल रही थी। हालांकि अचानक उसकी आंखों में एक असामान्य रूप से चमकदार नीली रोशनी चमक उठी। उसका शरीर तेजी से घूम गया। उसने कई बार नीली रोशनी देखी और आखिरकार गति थोड़ी धीमी होने पर उसे साफ दिखाई दिया। दरअसल वह एक जगमगाती और पारदर्शी नीली झील थी। हे भगवान, वहाँ का स्थान कितना घना है! ये वास्तव में इतना घना है कि यह तरल पदार्थ में बदल गया है। बड़े सांप ने चौंक कर कहा। हालांकि क्रूर जानवर ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने अपनी आधी बिजली गिरा दी और तुरंत प्रकाश की गति से 2 हथेलियां भेज दीं। ये भयानक हथेली का प्रहार सीधे उस क्रूर जानवर के शरीर पर पड़ा। धमाका! दाव ग्रेड इंटरमीडिएट जैमिनी पाम वास्तव में केवल एक क्षण के लिए ही क्रूर जानवर को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। चाकू! अर्जुन दहाड़ा और तुरंत झील की ओर उड़ गया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। जब कीट को पुनः स्वतंत्रता मिल गई तो उसने अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन झील में दाखिल हुआ, विशालकाय कृपाण पीछे की ओर उड़ गया और उसने उसे पकड़ लिया। फिर एक फुफकार के साथ उसका पूरा शरीर झील में धंस गया। यह कोई वास्तविक झील नहीं थी, बल्कि अत्यधिक संपीड़ित स्थान से निर्मित एक अति घना स्थान क्षेत्र था। अचानक ही उसे अति उत्कृष्ट स्थानिक बोध हो गया। शून्य दिव्य बिजली अंतरिक्ष के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। इस अति घने अंतरिक्ष में अर्जुन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह पानी में मछली पकड़ सकता है। वह अपनी इच्छानुसार इस झील के किसी भी स्थानिक नोड पर प्रकट हो सकता था। इसे स्थानिक स्तर पर एक तात्कालिक गतिविधि माना जाना चाहिए, लेकिन ये केवल झील में ही किया जा सकता था। झील के बाहर यह संभव नहीं था। अर्जुन हतप्रभ होकर कई 100 फीट दूर तक छटपटाता रहा। उसके पीछे वाले कीड़े ने एक पंजे से खाली हाथ पकड़ा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्थिति ठीक की और अर्जुन का सटीक पीछा किया। अर्जुन ने पुनः टेलीपोर्ट किया और उसने एक बार फिर अपनी दिशा समायोजित की तथा पीछा करना जारी रखा। अर्जुन लगातार सैकड़ों बार टेलीपोर्ट हुआ। उसने अर्जुन का सैकड़ों बार पीछा किया और उसे कभी नहीं छोड़ा। लानत है, मेंगदाओ! अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और जल्दी से एक सपने में खो गया। उसने अमर यात्रा तकनीक से अपने असली शरीर को सपने में छिपा लिया। कीट रुक गया। वह अपना लक्ष्य भूल गया और झील में अर्जुन को बेमतलब ढूंढने लगा। स्वप्न की दुनिया में अर्जुन ने कीड़े को घूरते हुए अपने दिल में प्रार्थना की कि वह जल्दी से भाग जाए और यहाँ रहना बंद कर दे। 10 मिनट ढूंढने के बाद कीड़ा आखिरकार वहाँ से चला गया। हालांकि वह सिर्फ झील से निकला, नीले प्रकाश वाले जंगल से नहीं। झील की घनी सतह से अर्जुन ने देखा कि कीड़ा धीरे धीरे फ्लोरोसेंट जंगल में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका इस जंगल से जाने का कोई इरादा नहीं था। धिक्कार है इस पर, अर्जुन ने उदास भाव से कहा। यह इतने समय से बाहर ही रह रहा है।
मैं किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और अर्जुन सपने से बाहर आ गई। उस समय उसके हाथ में एक विशाल कृपाण थी और वह मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार था। नतीजा ये हुआ कि कीट अर्जुन तक पहुंच ही नहीं पाया। वह अभी भी झील के बाहर ही घूम रहा था। अर्जुन दंग रह गया। वाह, झील में जगह का घनत्व बहुत ज्यादा है, तुम्हारी आभा बाहर नहीं जाएगी। बड़े सांप ने खुश होकर कहा, यह आपको तभी महसूस कर पाएगा जब ये झील की सतह पर समान स्थानिक घनत्व पर गोता लगाएगा। यदि यह अंदर प्रवेश नहीं करता है तो यह आपके अस्तित्व का पता नहीं लगा पाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन इसका क्या फायदा, मैं जीवन भर यहाँ छिप नहीं सकती है ना। इसके अलावा झरने का पानी भी पर्याप्त नहीं है। इस क्षण अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। कोहरे की शक्ति उसके शरीर में व्याप्त होने लगी। उसने जल्दी से एक पानी की थैली उठाई और 2 घूंट चंद्र झरने का पानी अपने मुंह में डाल लिया। झरने के पानी ने एक बार फिर अर्जुन के शरीर को स्थिर कर दिया तथा अंदर घुसी धुंध को बाहर निकाल दिया। उसने अपने हाथ में पानी की थैली देखी। उसमें केवल 5 पानी की थैलियां थीं। ये 5 पानी की थैलियां उसके अगले 5 दिन तक चल सकती थीं। समय बीतने के बाद भले ही कीड़ा उसे न मारे, वह फिर भी एक शाश्वत साया बन जाएगा। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अर्जुन ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वह शापित कीड़ा कभी अंदर नहीं आएगा। सौभाग्य से अभी भी 5 दिन बाकी हैं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई जब उसने कहा, ताई दिव्य कला का उपयोग करने का यह अच्छा अवसर है, लेकिन मुझे डर है कि ताई दिव्य कला द्वारा संघनित कृपाण प्रकाश बहुत तीव्र है। यहाँ तक कि झील भी कृपाण प्रकाश की शक्ति को छिपा नहीं सकती और उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। सर्प ने कहा, क्या इस झील में तुम्हारे पास अतिस्थानिक संवेदन नहीं था? तुम्हारी तरह इस झील में पानी की प्रत्येक बूंद में बहुत अधिक स्थान है। ब्लेड की रोशनी को पानी की हर बूंद में फैलाएं ताकि ब्लेड की रोशनी पानी की सतह से ऊपर न उठे। इस तरह ये ब्लेड की रोशनी के तीव्र उतार चढ़ाव को भी फैला सकता है। क्या ये काम कर सकता है? अर्जुन ने पूछा। बड़े सांप ने कहा, मुझे कोशिश करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। चलो पहले इसे सामान्य कृपाण प्रकाश से परखते हैं। जैसे ही अर्जुन बोला, उसने कृपाण प्रकाश को संघनित करने के लिए लगातार बिजली की ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। जब उसने कृपाण की रोशनी को लगभग 100 मीटर तक संघनित किया तो कृपाण की नोक पहले से ही झील की सतह तक पहुंच रही थी। अर्जुन ने अंतरिक्ष को महसूस किया और ब्लेड की रोशनी को तोड़ने की कोशिश की। ये वास्तविक अपघटन नहीं है, क्योंकि पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद है, दीवार पर पड़ने वाली छाया की तरह। यदि अंतरिक्ष का घनत्व बहुत अधिक होता तो अंतरिक्ष की सतह पर दिखाई देने वाली चीजों को विरल सामान्य अंतरिक्ष में फैलाना संभव होता। इससे अगला दृश्य बनता। बड़े सांप का अंदाजा गलत निकला। कृपाण की रोशनी पानी की हर बूंद में नहीं फैल सकती थी, लेकिन कृपाण की रोशनी सचमुच सिकुड़ गई थी। 100 मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी सिकुड़कर टूथपिक के आकार की हो गई। अध्याय 1535 अर्जुन और बिग स्नैक दंग रह गए। संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों ने एक मोटा अनुमान लगाया। इसका वर्णन कैसे किया जाए? यह मेज पर रुई की एक गेंद की तरह था। ये रुई की एक गेंद थी। यदि स्थान को संकुचित कर दिया जाए तो यह ऐसा होगा जैसे कपास को हाथ से पकड़कर उसे कुचलकर एक छोटी ठोस गेंद बना दिया गया हो। टूथपिक के आकार की ब्लेड लाइट ने उस जगह के आकार को नहीं बदला जहां वह फैली हुई थी। अगर इस जगह को फैलाया जाए तो ये 100 मीटर ऊंची होगी। हालांकि झीलें छोटी और उच्च घनत्व वाली जगहें थीं और वे बड़े स्थूल स्थानों में मौजूद थीं। इसलिए जब अर्जुन ने झीलों में प्रवेश किया तब भी उन्होंने बड़े स्थान के नियमों का सामान्य आयतन बनाए रखा। ये छोटे नियमों द्वारा बड़े नियमों का पालन करने का प्रभाव था। जहां तक हाइपरस्पेस सेंसिंग की बात है, इसने अर्जुन को ब्लेड की चमक कम करने की क्षमता दी। अगर कोई और होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। तो मैं खुद को छोटा कर सकती हूँ, अर्जुन ने खुश होकर कहा। उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखों की कृपाण जैसी चमक एक बार फिर 100 मीटर ऊंची हो गई थी, लेकिन झील उसकी नजरों में और भी बड़ी थी।
झील अनंत आकाश जितनी ऊंची थी। निश्चित रूप से ये सफल हुआ। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से जमीन पर एक सफेद बाघ की कतार बनाई और घूमने लगा। एक स्टार आई से गुजरने पर कृपाण प्रकाश की शक्ति दोगुनी हो गई, जबकि 18 स्टार आई से गुजरने पर कृपाण प्रकाश की शक्ति दोगुनी हो गई। इस समय अर्जुन पहले से ही दिव्य मार्शल आर्ट्स के 6ठे स्तर पर था। अनुपात के अनुसार उसके 3 दिन और 3 रातों के भ्रमण से ब्लेड की रोशनी की तीव्रता मार्शल सेन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक बढ़ सकती थी। कृपाण की रोशनी अपने आप में कोई युद्ध कौशल नहीं थी, ये बस एक साधारण कृपाण की रोशनी थी। बस इतना था कि राज्य का उत्थान हो गया था। अर्जुन, जो मार्शल सेन स्टेज के 5वें स्तर पर था, ने लापरवाही से कृपाण प्रकाश से हमला किया। इसलिए अगर वह उस कीड़े को मारना चाहता था तो एक साधारण कृपाण निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। अगर अर्जुन कृपाण की रोशनी को मार्शल सेन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक संघनित करना चाहता तो उसे कम से कम 5वें स्तर तक संघनित करना पड़ता। हालांकि एक और समस्या थी, उसका चंद्र जल 5 दिनों तक चल सकता था, लेकिन उसे शहर लौटने में लगने वाले समय का हिसाब लगाना था। अगर वह 3 दिन इस्तेमाल कर लेता तो बाकी 2 दिन उसके लिए गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होते। जहां तक मध्य में स्थित सुरक्षा नगरों का प्रश्न है, वे सभी पूर्वी सम्राट संघ के थे और उसे स्वीकार नहीं करते थे। आइए पहले एक एक कदम उठाकर देखें। जैसे ही अर्जुन ने तैरना शुरू किया, ब्लेड की रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और मजबूत होती गई। एक दिन बीत गया और ब्लेड की रोशनी बढ़ती जा रही थी। ये समय बेहद मुश्किल था। अर्जुन को हर समय चिंता रहती थी। उसे डर था कि कहीं कीड़ा अचानक उठकर झील में छलांग लगाकर उसे देखने न लगे। ये बहुत बुरा होगा। अगले दिन दोपहर तक ब्लेड की रोशनी मार्शल सेन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि यह क्षेत्र एक कीड़े के बराबर ही था और उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। धीरे धीरे कृपाण की रोशनी की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। यह मार्शल सेन क्षेत्र के दूसरे और तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। तभी अचानक झील की सतह पर एक कीड़ा प्रकट हुआ। वह झील की सतह को बिना किसी उद्देश्य के घूर रहा था। वह कभी भी घूम सकता था और कभी भी अंदर घुस सकता था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे तुरंत अर्जुन के अस्तित्व का आभास हो गया। ये दृश्य बेहद जरूरी था, जिससे अर्जुन का दिल लगभग उछल पड़ा। उसे लगा जैसे वह कुछ शर्मनाक कर रहा है, जबकि दूसरे उससे सिर्फ एक पर्दा ही अलग कर रहे थे। जब तक दूसरे पर्दा हटाएंगे, सब कुछ उजागर हो जाएगा। अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। अर्जुन बुदबुदाता रहा। तैरते हुए उसकी नजरें कीड़े पर टिकी रहीं, लेकिन सब कुछ उसकी इच्छा के विपरीत हुआ। उस कीड़े ने अपना सिर नीचे कर लिया। अरे, ये झील का पानी पीना चाहता है। अर्जुन चौंक गया कि झील के पानी के पास इस तरह आया मानो वह पानी पीना चाहता हो, तो यह अंतरिक्ष को पी जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह नीली रोशनी भी उत्सर्जित करता है। तीसरे स्तर के मार्शल सेंट के पास सिर्फ एक ही ब्लेड है। उसे मारने के लिए ये काफी नहीं है। अगर उसे आधा भी मार दिया जाए तो भी वह आपको तुरंत मार सकता है। बच्चे अर्जुन, रुको मत। इस समय बड़ा सांप अचानक अर्जुन की बाईं बांह से उड़ गया और फुफकारते हुए पानी से बाहर निकल गया। जब से अर्जुन और बड़े सांप के बीच गहरी दोस्ती हुई, अर्जुन ने उसे और मजबूत नहीं किया, बल्कि वह आज्ञाकारी रूप से अर्जुन की बाहों में ही रहा। यह उन दोनों के बीच एक मौन समझौता बन गया। इस समय बड़ा सांप अर्जुन को समय देने के लिए झील से बाहर उड़ गया। जैसे ही एक छोटा सा सांप झील की सतह से बाहर आया, वह अचानक कई 100 मीटर तक बढ़ गया, जिससे वह खूंखार जानवर उड़ गया। कीड़े की प्रतिक्रिया अतुलनीय रूप से तीव्र थी। उसने सांप के ऊपरी जबड़े को अपने पंजों से जकड़ लिया और उसके सिर पर कूद पड़ा। तीखे पंजे तेजी से सांप की खोपड़ी में घुस गए। बड़ा सांप दर्द से चीखा और दहाड़ा, लानत है इन कीड़ों पर, अपने बड़े सांप दादा के क्रोध का स्वाद चखो। धमाका, घनी सुनहरी बिजली एक साथ इकट्ठी हुई और सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई, जो कीट के शरीर पर भयंकर रूप से फट पड़ी। हालांकि इस प्रकार की सुनहरी बिजली अमर थी और इसकी विनाशकारी शक्ति अधिक नहीं थी। कीड़े को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह सुनहरी बिजली की चपेट में आकर जोर से पीछे की ओर भागा। वह एक नीली किरण में बदल गई और सांप के मुंह में घुस गई। वह सांप के सिर के पिछले हिस्से में घुस गई और फिर उसके पिछले हिस्से में घुस गई।
सांप घूम गया और कीड़े पर सुनहरी बिजली उगल दी। कीट नीली रोशनी की किरण में बदल गया जो एक बार फिर सांप के शरीर में घुस गई। कीट जितना ज्यादा लड़ता उतना ही ज्यादा साहसी होता जाता। जिस नीली रोशनी में वह बदल रहा था वह एक नीले धागे की तरह थी जो एक बड़े जाल में बुनने वाला था। केवल 2 सेकंड में इसने सांप को विभिन्न कोनों से 100 से अधिक बार भेद दिया। हर बार घाव निश्चित रूप से आर पार हो जाता था। सर्प को एक ततैया के छत्ते में छेद दिया गया था, लेकिन उसका शरीर अनंत बार पुनर्जीवित और बहाल हो गया। कीड़ा आग की लपटों में घिर गया। वह एक नीली परछाई में बदल गया और सांप के सिर तक उड़ गया। उसके पंजों ने पागलों की तरह सांप के सिर को अनगिनत टुकड़ों में जकड़ लिया, फिर पागलों की तरह उसे नीचे की ओर खींच लिया, जिससे सांप का सिर, ठोड़ी, गर्दन और छाती का बीच का हिस्सा कुचल गया। पंजे बिजली की तरह तेज थे और सांप जलती हुई मोमबत्ती की तरह था जो छोटा होता जा रहा था। कीड़े को सांप को टुकड़ों में फाड़ने में केवल 1 सेकंड लगा। सांप पुनः स्वस्थ हो गया और इसमें केवल 1 सेकंड का समय लगा। आह 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 आह! बड़ा सांप दर्द में था, उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ रहा था, लेकिन उसने अर्जुन को धोखा नहीं दिया। वह अभी भी डटा हुआ था। शाश्वत क्रूर जानवर बहुत शक्तिशाली था। वह पहले ही हर सेकंड में एक बार महान सांप को नष्ट करने की क्षमता तक पहुंच चुका था। हर पल सर्प को टुकड़ों में फाड़े जाने, पुनर्जीवित होने और टुकड़ों में फाड़े जाने के दुष्चक्र से गुजरना पड़ता था। यह मरता नहीं है, लेकिन दर्द महसूस कर सकता है। अर्जुन ने गुवान शियाओ से यह सबक सीखा कि कभी कभी दर्द मौत से भी 100 गुना अधिक भयानक होता है। ऐसे दृश्य थे जहां वह लंबे समय तक यातना सहने के बजाय मरना पसंद करता था। बड़ा सांप झील के पानी में, अर्जुन की आंखें लाल थीं। वह दांत पीसकर ये दृश्य देख रहा था। उसका दिल खून से लथपथ था। खुद को बेनकाब मत करो, खुद को बेनकाब मत करो, बाहर मत आओ। आहा! बड़े सांप ने कीड़े को अपने चारों ओर लपेट लिया। कीट अचानक घूमते हुए चाकू की तरह घूम गया और सांप को कई 100 टुकड़ों में काट दिया। उसमें न तो मानवीय बुद्धि थी और न ही उसे पता था कि सर्प क्या चिल्ला रहा है, लेकिन अर्जुन को पता था। छोटी चिड़िया अर्जुन के कंधे पर खड़ी हो गई और अपनी छोटी मुट्ठी हिलाते हुए घृणा से बोली, कीड़ा मार रहा है। अध्याय 1536। नन्हा गौरैया अब और देख नहीं सकता था। उसने अपनी छोटी मुट्ठी हिलाए और आगे बढ़ने ही वाला था। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने चिड़िया को कंधे पर रखा और दांत पीसते हुए बोला, बाहर मत जाओ, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। छोटी गौरैया चिल्लाई, मैं अब और नहीं देखूंगी, मैं अब और नहीं देखूंगी। अगर मैं कीड़े खा लूंगी तो मैं उन्हें ले लूंगी। अर्जुन ने बड़े सांप और कीड़े को घूर कर देखा। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, रुको, मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ, लेकिन हम टीम के साथी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उसे मुझ पर भरोसा है, इसीलिए उसने मुझे समय देने के लिए असीम कष्ट सहे। मैं उसे निराश नहीं कर सकती, हम उसे निराश नहीं कर सकते। झील के बाहर सर्प ने क्रोध में श्राप दिया, लेकिन इससे पहले कि वह श्राप देना समाप्त कर पाता, उसे पुनः अनंत पशु ने फाड़ डाला। बूढ़ा सांप ठीक हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। सांप ठीक हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। आज जब भी वह कुछ कहता तो वह कीट उसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करता और मार डालता। अर्जुन ने पहले कभी इस तरह समय का आनंद नहीं लिया था। वह जानता था कि सांप के लिए 1 सेकंड भी दर्दनाक मौत थी। यह एक अतुलनीय रूप से कीमती क्षण था और उसे इसे सहन करना था और अपना मिशन पूरा करना था। कृपाण प्रकाश संघनित हो रहा था। उस समय यह मार्शल सेंट क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच गया। 8 आंखों वाले सर्प की दयनीय चीखें और भयंकर दहाड़ें पूरे नीले जंगल में गूंज रही थीं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता भाई, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन दहाड़ा और झील से बाहर निकल गया। कीट तुरंत अर्जुन की ओर देखने लगा। तभी बड़ा सांप अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अर्जुन को चौंक कर देखा और बोला, तुमने मुझे क्या कहा? बड़े भाई, मैं तुम्हें बड़ा भाई कहता हूँ। मैं इस कमीने को मार डालूंगा। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण को ऊपर उठाया और एक चौंकाने वाली कृपाण रोशनी जो कई 100 मीटर ऊंची थी, आकाश में उठी। सांप स्थिर खड़ा रहा। उसने अर्जुन की ओर देखा और महसूस किया कि उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू लिया गया है।
उसने मुझे बड़ा भाई कहा। वह एक इंसान है और मैं वह राक्षस हूँ जिससे इंसान सबसे ज्यादा घृणा करता है, लेकिन वह मुझे बड़ा भाई कहता है। उसने मुझे अपना बड़ा भाई मान लिया। मेरा भी एक परिवार है। मैं 8 आंखों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर अब दुनिया में भटकता हुआ भूत नहीं हूँ। मेरी दादी का भी एक परिवार है। भाड़ में जाए। 8 आंखों वाला सांप उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा जिससे उसका गला बैठ गया। भाड़ में जाए। अर्जुन भी गुस्से से दहाड़ा और चिल्लाया, पाताल लोक की चांदी बिखर जाओ। विशाल कृपाण तेजी से घुलकर तरल पदार्थ में बदल गया। वह पानी की एक पतली चांदी जैसी परत में बदल गया जिसने कृपाण की पूरी रोशनी को ढक लिया। पतली चांदी की निचली चांदी ने पूरे ब्लेड की चमक को ढक लिया और वह पतली परत शाश्वत क्रूर जानवर का अभिशाप थी। 8 आंखों वाला सांप उड़ गया और अपने शरीर से उस कीड़े को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। वह दहाड़ा, काटो। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और एक चांदी की कृपाण रोशनी नीचे उतरी। कीट ने तुरंत ही अपने शरीर को घुमाया और सांप को टुकड़ों में काट दिया जिससे वह बंधन से मुक्त हो गया। कृपाण प्रकाश ने भी कीट को 2 भागों में विभाजित करने के लिए एक क्षण का उपयोग किया। आकाश में अर्जुन जोर जोर से हौंफ रहा था। प्रकाश के बिंदु एक साथ संघनित होकर 8 आंखों वाले सर्प के आकार में परिवर्तित हो गए। उनमें से किसी ने भी कीड़े की ओर नहीं देखा। 8 विशाल सांप अर्जुन को घूर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, अर्जुन मुस्कुराए और बिग स्नैक को एक बेहद शानदार मुस्कान दी। माफ करना, इतनी देर हो गई। मुझे अभी अभी तुम्हें बताना याद आया कि मैं तुम्हें पहले से ही अपना रिश्तेदार मानती हूँ। देर नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप मुस्कुराया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरा जीवन अनंत है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ एक रिश्तेदार की तरह ईमानदारी से पेश आता है, उसका होना 10 लाख साल, यहाँ तक कि 10 लाख साल जीने से भी ज्यादा सुखदायक है। अच्छा लड़का, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुमने सचमुच उस कीड़े को मार डाला। जमीन से एक कोमल आवाज आई, विस्फोट करो, मणि विस्फोट करो। क्या? अर्जुन और बिग स्नैक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने जल्दी से जमीन की ओर देखा। छोटे पक्षी की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह 5 क्रिस्टल पत्थर पकड़े हुए था और उसके मुंह के कोनों से लार टपक कर जमीन पर गिर रही थी। उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन को मनमोहक निगाहों से देखा। 100 कीमती पत्थर। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, 100 युआन कहाँ है? छोटी गौरैया ने डुडू के हाथ में जिंगशी को देखा और कहा, 13,000 कीमती पत्थर। अर्जुन ने कहा, 13,000 जैसी कोई चीज नहीं होती। यह 31,000 है। हे भगवान, यह 31,000 नहीं है, ये तो $5 है। क्या तुम गिनती करना भी जानते हो? अर्जुन उड़कर नीचे आया, पक्षी के सिर के पीछे से टक्कर मारी और क्रिस्टल पत्थर ले लिया। ये बहुत कीमती है। ये वास्तव में 5 इंटरमीडिएट ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन हैं। बड़े सांप का हाव भाव एकदम बदल गया। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? अर्जुन सांप से भी ज्यादा हैरान था। क्या तुमने नहीं कहा था कि प्राचीन काल के किसी क्रूर जानवर के शरीर में संत आत्मा रत्न के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी? इस कीड़े में न सिर्फ संत आत्मा रत्न बल्कि 5 संत आत्मा रत्न क्यों थे? ये तो बहुत ज्यादा है। 5 मध्यम श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों को पहले ही 50 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों से बदला जा सकता है। अगर मुझे सही से याद है तो आपको दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए 32 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी, है ना? ये पर्याप्त से अधिक है, सर्प ने जल्दी से कहा। कुंग फू प्रयास की बर्बादी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने भाग्यशाली होंगे। इसके बारे में सोचकर लगता है कि अभी जो कुछ मैंने सहा है वह इसके लायक है। अरे, झरने का पानी। अर्जुन ने पवित्र आत्मा पत्थर को एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपनी कमर की ओर देखा। केवल आखिरी 2.5 बैग चंद्र झरने का पानी बचा था। सांप ने कहा, हमें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 5 दिन लगे। मुझे डर है कि बाकी बचे 2.5 दिन बाहर जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
जल्दी जाओ और देखो कि क्या टूटे हाथ वाला आदमी अभी भी वहां है। अर्जुन ने जल्दी से बड़े सांप को अपनी बाह में डाल लिया, छोटे पक्षी को ले लिया और सावधानी पूर्वक नीले प्रकाश वन से बाहर उड़ गया। जब वह अपने छिपने के स्थान पर वापस लौटा तो उसने पाया कि टूटे हुए हाथ वाला व्यक्ति अब वहां नहीं था। जमीन पर 2 पानी की थैलियां पड़ी थीं। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वह आदमी बहुत दयालु है। वह वास्तव में मुझे 2 बैग कीमती पानी की थैलियां देने को तैयार है, बिना ये जाने कि मैं जीवित हूं या मृत। जल्दी करो और निकल पड़ो, अपनी यात्रा तेज करो, तुम मुश्किल से बाहर निकल पाओगे। रुको, सांप अचानक चिल्लाया, अरे पानी की थैली, अपनी कमर से बंधी पानी की थैली तो देखो। अर्जुन ने पलटकर देखा कि उसकी कमर पर अभी भी 2.5 बोरियां पानी की थीं। उसने उत्सुकता से उन्हें देखा, लेकिन उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पानी की 2.5 थैलियों में से केवल आधी ही चांद के झरने के पानी से भरी थीं। एक समय पर बाकी 2 थैलियों के तल में 2 छोटे छोटे छेद दिखाई दिए और कुछ झरने का पानी बाहर रिस रहा था। यह उस कीड़े ने पकड़ लिया होगा जब उसने मुझ पर घात लगाया था। अर्जुन ने जल्दी से इसे पलट दिया और परिणाम और भी बुरा था। यद्यपि पानी की 2 थैलियां पूरी तरह से बाहर नहीं निकली थीं और झील के दबाव के कारण उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन समस्या ये थी कि झील का पानी अंदर घुस गया था। दोनों पानी की थैलियों में झरने का पानी हल्का नीला हो गया और वह अंतरिक्ष की शक्ति से अभिभूत हो गया। मून स्प्रिंग का पानी भंडारण रिंग के लिए स्वीकार्य नहीं था, यानी यह स्थानिक संपीड़न बल को स्वीकार नहीं करता था। इन दोनों पानी की थैलियों में झरने का पानी पूरी तरह से अपनी प्रभावशीलता खो चुका था। यह अभी भी 2.5 बैग है। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। टूटे हुए हाथ वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े गए 2 बैगों को जोड़ने पर भी यह 2.5 बैग ही था, 4.5 बैग नहीं। अध्याय 1537। ठीक है, लाश। बड़े सांप ने कहा, क्या वह आदमी जो पानी भरने आया था मर नहीं गया? उसके पास अभी भी वो 5 पानी की थैलियां होनी चाहिए जो तुमने उसे दी थीं। अर्जुन तुरंत उड़कर वहां पहुंचा और उस आदमी की लाश ढूंढ निकाली। वह आदमी पहले ही जमीन पर एक शाश्वत छाया में बदल चुका था, लेकिन उसने जो 5 पानी की थैलियां पकड़ी थीं वे भी गायब हो चुकी थीं। अर्जुन का दिल धड़क उठा जब उसने कहा, ऐसा होना चाहिए कि जब स्टारगेज और अन्य लोग भाग गए तो उन्हें भी मून स्प्रिंग से पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पानी की थैली को सुविधाजनक रूप से ले लिया। ये कमीने, सांप बोला, तुम तो बड़ी मेहरबानी करके इन्हें पानी देने गए थे। आखिर में उन्होंने न सिर्फ तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया बल्कि आखिरी पानी की थैली भी छीन ली। अर्जुन ने आह भरी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उस स्थिति में स्टारगेज के पास कोई और विकल्प नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हमें जल्दी करनी चाहिए। अर्जुन का दिल भारी था क्योंकि वह बाहर की ओर उड़ रहा था। सौभाग्य से जोंगलैंग ने पहुंचते ही इस मार्ग के समय निर्देशांक सभी के साथ साझा कर दिए थे। अर्जुन उसे ढूंढ सकता था और गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता भी जान सकता था, लेकिन एक दिन उड़ान भरने के बाद उसने पानी की एक थैली पी ली। 2 दिन बाद थैली का सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था। हालांकि यह अभी भी अनंत गुप्त क्षेत्र से लगभग 2 दिन दूर था। उसने अपनी यात्रा तेज करने और आधी रोशनी की गति से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन शाश्वत रहस्यमय क्षेत्र का वातावरण बहुत जटिल था। वह 2 बार पहाड़ से टकरा चुका था क्योंकि आधी रोशनी की गति से तेजी से मुड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि पहाड़ को तोड़ना डरावना नहीं था। डरावनी बात यह थी कि सांप के उलट यहाँ घायल होने के बाद वह ठीक नहीं हो सकता था। अर्जुन ने प्रकाश की आधी गति से 2 बार पहाड़ से टकराने के कारण अपना बायां हाथ पहले ही अपंग कर लिया था। यदि वह इस तरह से बलपूर्वक हमला करता तो संभवतः उसे बाहर निकलने से पहले उस पर हजारों बार प्रहार करना पड़ता। सर्प ने कहा, हम इस स्थान के समय निर्देशांक जानते हैं। क्या हम महान अग्नि संघ के सुरक्षित शहर का पता लगा सकते हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मैंने जोंगलैंग का नक्शा पहले भी देखा है। यहाँ निर्देशांक केवल पूर्वी सम्राट के सुरक्षा शहर की ओर लक्षित हैं। समय निर्देशांक सुरक्षा नगर द्वारा निर्धारित किए जाते थे। बदले में सुरक्षा नगर को समय निर्देशांक द्वारा निर्धारित किया जा सकता था। हालांकि तथाकथित सुरक्षा नगर पूर्वी सम्राट का सुरक्षा नगर था, अग्नि सुरक्षा नगर नहीं।
मैं कुछ नहीं कर सकता, झरने का पानी खत्म होने वाला है। मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूर्वी सम्राट के सुरक्षा शहर जाना होगा। सबसे नजदीकी सुरक्षा शहर 3 घंटे की दूरी पर है। अर्जुन तुरंत पूर्वी सम्राट के सुरक्षा शहर की ओर उड़ चला। उसके पास केवल 12 घंटे से भी कम समय बचा था। जब वे पूर्वी सम्राट के सुरक्षा नगर के द्वार के बाहर पहुंचे तो उन्हें शहर की रक्षा करने वाली डीप स्पिरिट बैरियर का सामना करना पड़ा। ये बैरियर अर्जुन अंदर घुसने में असमर्थ था। इसे पूर्वी सम्राट ने स्वयं बनाया था। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और एस्ट्रल क्यू स्पिरिट बैरियर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जल्द ही एक आदमी शहर से बाहर निकला। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, प्रतीक चिन्ह। अर्जुन ने कहा, मैं पूर्वी सम्राट संघ से नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ झरने का पानी भरना चाहता हूँ तो मैं शहर में नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे कुछ झरने का पानी दे दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं पूर्वी सम्राट का सदस्य नहीं हूँ, हमारे झरने का पानी इस्तेमाल करने के योग्य नहीं हूँ। अर्जुन ने जल्दी से कहा, लेकिन आप सभी के पास हर महीने 6 झरने के पानी की आपूर्ति होती है। आप उन सभी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप मुझे थोड़ा सा देते हैं तो मैं एक व्यक्ति की जान बचा सकता हूँ। उस आदमी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है? मैं अभी तक तुम्हें काटने के लिए नहीं निकला हूँ। ये पहले से ही परोपकारी और धार्मिक माना जाता है। जल्दी करो और भाग जाओ। अर्जुन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया जब उसने कहा, मैं आपके संग के जोंगलैन का मित्र हूँ। उस आदमी ने कहा, किस तरह की जोंगलैन नहीं है। हमारे पूर्वी सम्राट गिल्ड के सदस्य कुछ करोड़ से भी ज्यादा हैं। मुझे कैसे पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके अलावा अगर मैं जोंगलैन को जानता भी हूँ तो भी आपकी मदद करने का कोई कारण नहीं है। आप मानव भाषा नहीं समझते हैं, है ना? अर्जुन ने जोर से लाइट स्क्रीन पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उस आदमी ने अर्जुन की कमर पर लटके पानी के आधे बैग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता और मैं यहाँ दूसरों को भी धमका रहा हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम एक सुंदर मुद्रा अपनाओ और अपनी मृत्यु का इंतजार करो। मरते समय अच्छा दिखने की कोशिश करो। इतना कहकर वह आदमी मुड़ा और चला गया। अर्जुन उस आदमी की ओर चिल्लाया, धिक्कार है, मैं अंदर आया क्योंकि मैं आपके संग के साथ एक मिशन पर था। वह आदमी कुछ भी कहने में बहुत आलसी था। उसने बस अर्जुन की तरफ हाथ हिलाया और अलविदा का इशारा किया। धिक्कार है। अर्जुन ने दांत पीसते हुए पलटा। वह जोर से उस जगह पर जा गिरा। वह इतना भाग्यशाली था कि वह अंतरिक्ष को नष्ट कर सका, इसलिए वह बच गया। हालांकि शाश्वत गुप्त क्षेत्र के 3 महान कानूनों में से एक ने इसमें भूमिका निभाई थी। अर्जुन अंतरिक्ष में जा गिरा, लेकिन वह अंतरिक्ष अत्यंत ठोस था जिससे अर्जुन सीधे वापस उछल गया। क्यों न हम उनसे फिर बात करें, देखते हैं कि क्या हम पवित्र आत्मा के पत्थरों वाला कुछ झरने का पानी खरीद सकते हैं। बड़े सांप ने हिचकिचाते हुए पूछा। अर्जुन का चेहरा उदास था जब उसने कहा, मदद की भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मदद मांग लूं। मेरे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं गुप्त लोक में ही मर जाऊंगा। चलो चलें। जैसे ही अर्जुन जाने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके पीछे दीपक क्यूई की एक लहर प्रकट हुई। उसने पलटकर देखा कि वह अधेड़ उम्र का आदमी 20 से अधिक अन्य लोगों के साथ उड़ रहा था। अर्जुन के सिर के ऊपर से उड़ते हुए इन सभी लोगों के चेहरों पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। जाहिर है उन्होंने उस आदमी को अर्जुन की स्थिति के बारे में बात करते हुए पहले ही सुन लिया था। वे क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और उन लोगों को दूर और दूर उड़ते हुए देखा। यह लगभग 8वां दिन है ना? उन्हें समय निर्देशांक की मरम्मत करनी चाहिए, सर्प ने कहा। यहाँ आते समय हमने देखा कि वे समय निर्देशांक पहले से ही कमजोर हैं। इस बार वे कोहरे के पुनरुत्पादन का सामना नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने आह भरी और बाहर उड़ गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और अर्जुन की उड़ान की गति धीमी होती गई। अपने शरीर की ऊर्जा खपत को कम करने और चंद्र झरने के पानी की खपत को कम करने के लिए उन्हें व्यायाम की मात्रा कम करनी पड़ी। ऐसा करने से वे आधे दिन से ज्यादा समय तक कम से कम आधा बैग चंद्र झरने के पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। झरने का पानी कुछ और घंटों तक बना रह सका और यात्रा की गति धीमी हो गई।
अर्जुन भी लाचार था, चाहे वह कितनी भी जल्दी करे वह निश्चित रूप से नहीं जा पाएगा। बेहतर होगा कि वह थोड़ा और समय लेकर देखे कि क्या उसे और मौके मिल सकते हैं। ये देखकर कि झरने का पानी लगातार कम होता जा रहा है, वह बस 3 घंटे या उससे ज्यादा समय तक ही रुक सका। हालांकि उसे अभी तक किसी काफिले का सामना नहीं करना पड़ा। अर्जुन का दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठीक इसी समय अचानक उनके सामने दीपक क्यूई का एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद लोगों का एक समूह दयनीय हालत में भाग गया। आगे आगे वही अधेड़ उम्र का आदमी था जो पहले वाला था। उसके हाथ में टूटा हुआ पैर था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। बाकी 20 लोग या तो मर गए या लापता हो गए। सिर्फ 7 या 8 लोग ही बचे। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों के समूह के पीछे वे एक शाश्वत क्रूर जानवर का पीछा कर रहे थे। यह एक दिव्य मार्शल 5वें चरण जानवर था। वह अधेड़ उम्र का आदमी एक मार्शल सेंट लेवल एक मार्शल आर्टिस्ट था। तार्किक रूप से वह उस जानवर से 5 छोटे लोग ऊंचा था। हालांकि उसके अपने लोक में सोना ज्यादा नहीं था और उसकी ताकत भी कमजोर थी, वरना वह समय निर्देशांक बनाए रखने जैसा निम्न स्तरीय काम नहीं कर पाता। आह, जल्दी जल्दी हमें बचाओ। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत दयनीय स्वर में चिल्लाया, जल्दी हमें बचाओ। अर्जुन ने उसके कंधों को ठंडेपन से गले लगाया और कहा, तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या संबंध है। वह आदमी अब उड़ नहीं सकता था। उसे कई जगह चोटें लगी थीं और उसकी सूक्ष्म क्यूई सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। वह रेंग कर नीचे आया और अर्जुन के पैरों से लिपट कर रोया, प्लीज प्लीज हमें सेफ्टी सिटी वापस ले चलो। अर्जुन ने कहा, अभी मैंने तुम्हें अपनी कृपाण से नहीं मारा है, इसे पहले से ही परोपकारी माना जाता है। क्या तुम्हें मानव भाषा समझ नहीं आती? यहाँ से चले जाओ। हा, कितना घमंडी और दबंग युवक है। अचानक उसके पीछे से एक तेज आभामंडल में उतार चढ़ाव आया, जिसके बाद एक लंबी महिला उड़ती हुई आई। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने महिला को देखा तो वह तुरंत खुशी से फूट पड़ा, वाह वाह चांदनी, तुम आ गई और हम बच गए। लंबी महिला ने अपना सिर घुमाकर अर्जुन की ओर ठंडेपन से देखा और सख्ती से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक निर्दयी चूहे जैसा ही व्यवहार करूंगी। लेकिन क्या आप इतने बेशर्म नहीं हैं कि हमारे संग का उपहास करें? ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को अपने माता पिता की शिक्षाओं के योग्य माना जा सकता है। अध्याय 1538। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए बकवास कर सकती हो क्योंकि तुम एक औरत हो। मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया? ये तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है कि वह मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। अगली बार जब आप किसी पर दोष लगाएं तो कारण और प्रभाव का पता लगाएं। इतने अहंकारी न बने और दूसरों को सबक सिखाने के लिए तैयार न हो। आप क्या कह रहे हैं? महिला का चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने कहा, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ। आप जैसे ही महिला बोलने वाली थी, सामने से एक लहर आई। यह शाश्वत जानवर था। ये चीज पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए उसे अपने पीछे कुछ और मार्शल कलाकारों से निपटना चाहिए था। हालांकि अब तक पूर्वी सम्राट संघ के 20 से ज्यादा अधेड़ उम्र के आदमियों के समूह में सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। उस क्रूर जानवर को अपनी ओर आते देख मून आई नामक महिला ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस क्रूर जानवर का अभिवादन किया। इस महिला के पास मार्शल सेंट लेवल 2 का क्षेत्र था, जो अनंत दुष्ट जानवर से 6 छोटे क्षेत्र ऊपर था, इसलिए उसे पहले से ही लाभ प्राप्त था। अर्जुन इस भयंकर जानवर से निपटने में बहुत आश्वस्त था। जब वह दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर था तो वह 6ठे स्तर के दिव्य क्षेत्र के भयंकर जानवर को मार गिराने में सक्षम था। अब जब वह दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था तो उसे 5वें स्तर के भयंकर जानवर से निपटने में और भी अधिक आत्मविश्वास था। लेकिन उसके पास जानवरों के इस समूह की मदद करने का कोई कारण नहीं था। यह एक खतरनाक जानवर था जो देखने में थोड़ा बहुत बंदर जैसा था, लेकिन बंदर से भी लंबा था।
ये लगभग 3 मीटर लंबा था, लेकिन इसकी 8 भुजाएं थीं। मूनलाइट आई ने तलवार से वार करते हुए आगे बढ़कर बंदर को सीधे जमीन पर गिरा दिया। रोता हुआ आदमी तुरंत चिल्लाया, अच्छा लड़ो, मार डालो इसे। महिला ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। वह साफ तौर पर अर्जुन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, मानो कह रही हो कि तुम्हारे जैसे किसी की मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, दिल में बहुत दुख महसूस किया। साफ था कि उसे ही नकारा गया था, लेकिन अब वह खलनायक बन गया था। चंद्रनेत्र ने तुरंत उस क्रूर राक्षस से युद्ध किया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध बहुत घमासान था। दरअसल वानर हमेशा से ही नुकसान में रहा था। चंद्रनेत्र को हराना नामुमकिन था। मुनि के लिए इस वानर को जल्दी से मारना इतना आसान नहीं था। वह पहले ही 10 से ज्यादा बार जमीन पर पड़े वानर को काट चुकी थी, लेकिन वानर हमेशा उछलकर उससे लड़ सकता था। नेदर मेटल न होने की यही कमजोरी थी। एक मार्शल आर्टिस्ट का डिपर क्यू भी अनंत क्रूर जानवरों को मार सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। इस समय अर्जुन अचानक एक प्रतिबिंब में बदल गया और महिला और बंदर के बीच चमक उठा। शुद्ध नीदर सिल्वर से बनी एक विशाल कृपाण, लेकिन कृपाण की टिमटिमाती छाया को देखकर वानर की लाश पहले ही अलग हो चुकी थी। सब दंग रह गए, खासकर वो चांद जैसी आंखें। उसे बहुत पसीना आ रहा था और जिस क्रूर जानवर को वो मार नहीं पाई थी, उसे इस 7वें दर्जे के दिव्य मार्शल आर्टिस्ट ने एक ही ब्लेड से काट डाला। चांदनी ने अर्जुन को भयभीत होकर देखा। इसी क्षण अर्जुन ने अपनी कृपाण खींचकर फेंक दी। विशाल कृपाण स्वाभाविक रूप से सिकुड़कर उसकी पीठ से चिपक गई। मून आइस के चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत रोमांचक थी और वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। अर्जुन ने वानर के शरीर का आधा हिस्सा उठाया और बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके उसके टूटे हुए शरीर से एक कम गुणवत्ता वाला पवित्र आत्मा पत्थर चूस लिया। जब उसने अपनी कृपाण से बंदर को चीरा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे पता चल गया कि वहाँ पवित्र आत्मा का पत्थर है। इसे नीचे रख दो। चंद्रनेत्र ने तुरंत अपनी तलवार अर्जुन की ओर तान दी और चिल्लाया, ये पवित्र आत्मा पत्थर हमारा है। अर्जुन ने व्यंग्य किया, मैंने इस क्रूर जानवर को मार डाला, लेकिन ये तुम्हारा कैसे हो गया? बोलने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह सोच लो। धिक्कार है, हमारे गिल्ड के 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसके पंजे में आकर मर चुके हैं। हमने कितनी दर्दनाक कीमत चुकाई है। तुम एक मछुआरे का फायदा कैसे उठा सकते हो? यूम्यू ने कहा। अर्जुन ने कहा, मछुआरे के भाग्य में बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों ने पहले ही इस बंदर को पीट पीट कर आधा मार डाला है, लेकिन वास्तव में मैंने जो देखा वह ऐसा नहीं है। मैंने केवल ये देखा कि आपने बहुत प्रयास किया और इस बंदर को मारने में असफल रहे। जो लोग इसे देखते हैं वे दोषी नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से पवित्र आत्मा पत्थर उसी का है जो उस क्रूर जानवर को मारता है। अर्जुन ने पवित्र आत्मा के पत्थर का वजन किया और उसे सहजता से अपनी अंगूठी में रख लिया। वह तुरंत आगे की ओर उड़ चला। उस चांदनी ने अर्जुन की तलवार की ओर इशारा किया। आखिरकार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे छुरा मार सके। वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि अर्जुन की ताकत कितनी गहरी है। उनकी राय में एक मार्शल कलाकार जो एक ही तलवार से दिव्य मार्शल 5वीं परत शाश्वत क्रूर जानवर को मार सकता है, वह निश्चित रूप से सिर्फ एक दिव्य मार्शल 7वीं परत मार्शल कलाकार नहीं था। उस युवक ने अवश्य ही अपनी साधना का क्षेत्र छुपा लिया होगा। चलो इसे भूल ही जाएं। अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। मूनलाइट ने दांत पीसते हुए कहा, यह अंत नहीं है। इसके अलावा अब मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। चांदनी ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा और बोली, उस बदमाश ने अभी तुम्हारे साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों किया? क्या तुमने उसे पहले भी उकसाया था? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, उकसाना? मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं उसे कैसे उकसा सकता हूँ? जब इस आदमी ने झूठ बोला तो उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। शर्मिंदगी और दिल की धड़कन की तो बात ही छोड़ दीजिए। मून आइज जाहिर तौर पर इतनी दुष्ट नहीं थी। उसने उस आदमी के दिल में छिपी बुराई नहीं देखी और उस पर यकीन कर लिया। अच्छा लड़का, युयान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम उसे नहीं बचाते तो भी कोई बात नहीं।
वह अभी भी हमसे खाना छीन रहा है। देर सवेर हम ये कर्ज वापस ले ही लेंगे। हमारे पूर्वी सम्राट संघ को धमकाना इतना आसान नहीं है। दूरी में अर्जुन ने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। वह उस मानव शव की तलाश में जा रहा था जिसे बंदर ने मार डाला था। पूर्वी सम्राट संघ के 20 से ज्यादा लोग बंदरों द्वारा मारे गए थे। इन लोगों के पास भी पानी की थैलियां होंगी। मुनि के लाश लेने आने से पहले उसे पानी की थैली हटानी पड़ी। बेशक शर्त ये थी कि वे सचमुच लाश लेने के लिए तैयार हों। अर्जुन को जल्दी ही सड़क पर पहली लाश मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से लाश पर रखी सभी पानी की थैलियां टूट चुकी थीं। युद्ध कलाकारों और खूंखार जानवरों के बीच युद्ध में आभा बेतरतीब ढंग से फूट पड़ती थी। एक के बाद एक वलयाकार आघात तरंगे दिखाई देती थीं। हालांकि चंद्र झरने के पानी से भरी ये पानी की थैलियां विशेष उपचार से गुजरी थीं और पहले से ही बहुत मजबूत थीं, फिर भी इन्हें तोड़ना बेहद आसान था। मार्शल सेंट स्तर की लड़ाई से उत्पन्न शक्तिशाली आघात तरंगों का सामना कितनी चीजें कर सकती हैं। पानी की थैली की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि गहरे हथियार को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये प्रश्न हमेशा से ही सेंट रियल मार्शल कलाकारों को परेशान करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक रहा है। अर्जुन को दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की लाश मिली। उसने पाया कि उसका पानी का थैला अभी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में था और मून स्प्रिंग का सारा पानी बाहर निकल गया था। देर होते देख अर्जुन ने अपनी पानी की थैली का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाया और एक बूंद झरने का पानी मुंह में डाला। मुंह के कोनों को पोंछने के बाद वह अगली लाश की तलाश में युद्ध के निशानों के साथ उड़ता रहा। सौभाग्य से जब अर्जुन को 13वीं लाश मिली तो उसे लाश पर एक पानी की थैली मिली। वह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसने पानी की थैली एक तरफ रख दी और आगे बढ़ना जारी रखा। सभी 19 लाशें मिलने के बाद अर्जुन ने कुल 3.5 बैग पानी की थैलियां भी इकट्ठा कीं। ये चीजें उसके 4 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त थीं। आखिरकार बच निकला। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन की शांति के साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर उड़ गया। अध्याय 1539। इस मामले में अर्जुन के कार्य पहले से ही बहुत नैतिक थे। सेफ्टी सिटी में अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन को कैसे ठुकराया और ताना मारा। अर्जुन की ताकत से वह उन्हें तब मार सकता था जब वे सेफ्टी सिटी छोड़कर समय निर्देशांक बनाए रखने के लिए बाहर आते। उन्हें मार डालो और उनके पानी के थैले छीन लो। हालांकि अर्जुन को इस तरह की चीजों की आदत नहीं थी, नहीं वह खुद को उस आदमी की तरह नीच व्यक्ति में बदलने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करना चाहता था। अन्य लोग भ्रष्ट थे, इसलिए उन्हें उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी। ग्रेट फायर गिल्ड में लौटने के बाद अर्जुन ने सबसे पहले ली हुआन और अन्य लोगों को पाया। 10 दिन बीत चुके थे और ग्रेट फायर गिल्ड का अगला काफिला आने वाला था। ली हुआन और अन्य लोग चंद्र झरने का पानी लादने के लिए एक काफिला तैयार कर रहे हैं। बॉस, आप वापस आ गए। इस बार मिशन कैसा रहा? क्या आपको इनाम मिला? ली ने हंसते हुए उसका अभिवादन किया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ो भी, 5 में से 3 मालिक मर गए और आखिरी 2 तो आधे मरे हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे गुप्त क्षेत्र से जीवित निकले होंगे। ली हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में क्या आपने व्यर्थ में काम नहीं किया? ये समय की बर्बादी नहीं है। अर्जुन ने 5 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें हिलाया। हालांकि वे अनंत जानवर को नहीं मार सके, मैंने मार डाला। ली हुआन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह आश्चर्य से बोला, ये कैसे संभव है? यद्यपि आपकी शक्ति इतनी प्रबल है, फिर भी यह इतनी अधिक नहीं है कि स्वर्ग को भी मात दे सके। आप कैसे हैं? मुझे पता है। ली हुआन ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी और फुसफुसाया, ताई दिव्य कला। अर्जुन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। ली हुआन की आंखें आशा से चमक उठी जब उन्होंने कहा, इस तरह की तकनीक हाथ में होने के कारण हमें ऊपर न उठ पाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा, तो मेरा दिमाग अब सक्रिय है। मेरे मन में कुछ अपरिपक्व विचार हैं, लेकिन वे अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। मुझे एक छोटे से मामले पर आपकी राय पूछनी है। पहले मेरे विचारों पर बात करते हैं। मैं स्वयं एक सुरक्षित मार्ग व्यवसाय स्थापित करने और मार्ग निर्देशांक किराए पर देने की योजना बना रहा हूँ।
ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। अर्जुन ने अपने कारण बताए। हालांकि वे कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग थे और उनमें से हर एक असाधारण था, फिर भी अनंत गुप्त क्षेत्र जैसी जगहों पर मुफ्त मिशन करना बहुत खतरनाक था। हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि अगर यह एक साधारण मिशन होता तो अपग्रेड बहुत धीमा होता। आधे साल बाद कम ग्रेड वाला सेंट स्पिरिट स्टोन पाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उस स्थिति में केवल सुरक्षित मार्गों को पट्टे पर लेकर ही पवित्र आत्मा के पत्थरों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा। ली हुआन ने कहा, यह विचार अच्छा है, लेकिन इसे साकार करना आसान नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अन्य लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं, और काफी लोग इसे कर भी रहे हैं। उनके पास बड़ी संख्या में सुरक्षित शहर और झरने के पानी का बड़ा भंडार है। हर बार जब वे सैकड़ों या हजारों लोगों को भेजते हैं तो उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी गारंटी के तौर पर बनी रहती है। अर्जुन ने ली हुआन की बात काटते हुए कहा, मुझे ये सब पता है, इसलिए सुरक्षित रास्ता हमारा एक छोटा सा हिस्सा है। जब मैं गुप्त क्षेत्र में भटक रहा था तो अगर मेरे पास शर्तें होती तो मैं ऐसा कर सकता था। अगर मेरे पास शर्तें नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। मैं असल में एक और काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मून स्प्रिंग का पानी स्टोरेज रिंग में डाला जा सके तो क्या होगा। ली हुआन दंग रह गए और बोले, ये बदलाव बहुत बड़ा है। ये पूरे सेंट क्षेत्र की संरचना को भी बदल सकता है। कम से कम परिवहन प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या नहीं होगी। भंडारण रिंग में बड़ी मात्रा में झरने का पानी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि मार्शल कलाकार आगे की यात्रा कर सकें और गुप्त क्षेत्र में गहराई से खोज कर सकें। वर्तमान स्थिति ये थी कि मार्शल कलाकार अधिक गहराई में प्रवेश करने में असमर्थ थे, तथा जब झरने का पानी लगभग समाप्त हो जाता था तो उन्हें वापस लौटना पड़ता था। गुप्त क्षेत्र के गहरे स्तर का पता लगाने के लिए सुरक्षित शहर के नक्शे कदम पर चलना जरूरी था। आमतौर पर मौजूदा नींव पर और गहराई में एक सुरक्षित शहर बनाने से मार्शल कलाकारों की गतिविधियों का दायरा एक कदम और बढ़ जाता था। लेकिन एक सुरक्षित शहर बनाना कितना मुश्किल था। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी। बस इतना ही। क्या कोई और व्यवसाय संभव है? अर्जुन ने कहा। ली हुआन ने एक पल सोचा और कहा, मेरे पास एक विचार है। अगर मून स्प्रिंग का पानी स्टोरेज रिंग में डाला जा सके तो हम पानी पहुंचाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुझे भी आपके मिशन से प्रेरणा मिली है। हम अपने साथ बड़ी मात्रा में मून स्प्रिंग वाटर ला सकते हैं। मिशन पर जाने वाले दूसरे मार्शल आर्टिस्ट्स का पीछा करें। जब उन्हें जरूरत होगी हम उन्हें स्प्रिंग वाटर देंगे। अगर वे कुछ बार असफल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। आखिरकार एक स्टोरेज रिंग में 10 गाड़ियां स्प्रिंग वाटर जमा किया जा सकता है। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। आप लोग अभी भी व्यस्त हैं। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले उसे ले जाने के लिए आपके साथ नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही अर्जुन तुरंत पूर्वी सम्राट संघ की ओर दौड़ा। उसने पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका देखा। वह एक बार फिर नीले प्रकाश वाले जंगल में लौटना चाहता था। वह इतनी जल्दी में भाग गया था कि उसके पास रहस्यमयी नीली झील का अध्ययन करने का समय ही नहीं था। पूर्वी सम्राट संघ के पास नीले प्रकाश वन तक पहुंचने का एक सुरक्षित रास्ता था। 10 दिन बीत चुके थे और समय निर्देशांक पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें इसे फिर से किराए पर लेना था। ये रास्ता काफी महंगा था। इसके लिए एक बार में 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण मार्शल कलाकार वहन कर सके। अर्जुन के हाथ में 5 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्न थे। इस बार वह उन्हें तुरंत बदलने के लिए पूर्वी सम्राट संघ के मुख्य भवन में गया। हालांकि उसे पता चला कि यह पर्याप्त नहीं था। विनिमय संभव है, लेकिन ये केवल पूर्वी सम्राट संघ के सदस्यों के लिए निःशुल्क है। संघ के अन्य सदस्यों से विनिमय शुल्क का 5वां हिस्सा यानी 10 पवित्र आत्मा रत्न लिया जाएगा। पूर्वी सम्राट संघ को 2 रत्न लेने होंगे। अर्जुन के पास महान अग्नि संघ में वापस लौटने और 5 मध्यम श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों को 45 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों से बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले जमा किए गए 5 युआन को मिलाकर उसने कुल 50 युआन इकट्ठा कर लिए थे।
उन्होंने अपने साधना स्तर को दिव्य मार्शल तकनीक के 6ठे स्तर से दिव्य मार्शल तकनीक के 7वें स्तर तक बढ़ाने के लिए 50 संत आत्मा पत्थरों में से 32 पत्थर निकाल लिए। शेष $18 में से $10 निकाल कर मार्ग का नया नंबर किराए पर ले लीजिए। ये सब समाप्त होने के बाद उसने अपने आप को साफ किया और फिर से चल पड़ा। परिणाम स्वरूप उसके पास केवल 8 पवित्र आत्मा पत्थर बचे। हालांकि दिव्य मार्शल आर्ट के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 64 पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। अर्जुन को उस गति से हृदयविदारक पीड़ा महसूस हुई जिस गति से निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों का उपभोग किया जा रहा था। बड़े सांप ने कहा, छोटे अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई नया विचार है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? आपने अचानक पवित्र आत्मा के पत्थरों को भंडारण रिंग में रखने का जिक्र क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इस बड़ी समस्या को हल करने का कोई रास्ता मिल गया हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, चांद के झरने का पानी भंडारण रिंग में नहीं डाला जा सकता। हालांकि मैं एक नई संभावना के बारे में सोच रहा हूँ। क्या यह नीली झील का पानी हो सकता है? बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है। मुझे संदेह है कि मून स्प्रिंग वाटर वास्तव में एक जीवित प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि भंडारण रिंग में जीवित प्राणियों को संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मून स्प्रिंग वाटर को इसमें नहीं डाला जा सकता है। यहाँ तक कि अगर इसे जबरदस्ती डाला जाता है तो ये बेकार हो जाएगा और साधारण ताज़ा पानी बन जाएगा। सर्प बोला, ठीक है, भंडारण वलय के अंदर का स्थान भी एक स्वतंत्र स्थान माना जाता है। वास्तव में भंडारण वलय ने वस्तु को सिकोड़ा नहीं, बल्कि वस्तु को रखने के लिए एक अलग स्थान बनाया। दूसरे शब्दों में, हमने जो कुछ भी स्टोरेज रिंग में रखा वह रिंग में प्रवेश नहीं करता था, बल्कि रिंग एक छोटे से स्वतंत्र स्थान का प्रवेश द्वार था। स्टोरेज रिंग में रखी गई चीज रिंग के माध्यम से उस स्थान में प्रवेश करती थी। अध्याय 1540 एक भंडारण रिंग को दरवाजे के रूप में देखा जा सकता है। स्टोरेज रिंग बनाते समय एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को एक जगह काटकर उसे स्टोरेज रिंग से जोड़ना पड़ता था। अगर कोई स्टोरेज रिंग में कुछ डालता तो वह सीधे स्टोरेज रिंग के दरवाजे से उस छोटी सी जगह में घुस जाता। इसलिए स्टोरेज रिंग की विशेषता ये थी कि साधारण मार्शल कलाकार इसे नहीं कर सकते थे। उनके पास छोटी जगहों को भेदने की क्षमता नहीं थी, जबकि उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार इसे आसानी से कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत गहरा और अथाह नहीं था। इस वजह से भंडारण रिंगों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की जा सकी। अपने गहन ज्ञान से अर्जुन ने इस सिद्धांत को समझ लिया कि भंडारण वलय जीवित चीजों को संग्रहित नहीं कर सकता। किसी शक्तिशाली मार्शल कलाकार द्वारा चुराई गई एक छोटी सी जगह को अपनी ही एक दुनिया माना जा सकता था। हालांकि ये दुनिया खाली थी और वहाँ जीवन का कोई नियम नहीं था। इसलिए अगर कोई जीवित प्राणी बिना किसी जीवन नियम के किसी छोटी सी जगह में प्रवेश करता तो उसकी मृत्यु हो जाती या उसे सीधे तौर पर स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। ये स्टोरेज रिंग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। लेकिन इससे पहले जब हम नीली झील में प्रवेश कर रहे थे तो मेरे शरीर पर मौजूद पानी की थैली भी मेरे साथ सिकुड़ गई थी, है न? अर्जुन ने कहा। सांप बुदबुदाया, लेकिन तुम्हारा पानी का थैला भी खत्म हो गया है। अर्जुन ने कहा, केवल 2 बैग पानी क्षतिग्रस्त होने के कारण अप्रभावी हैं। बाकी आधे का उपयोग अभी भी किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सब चंद्रमा के झरने का पानी क्यों है, लेकिन पानी की थैली टूटने के बाद झरने का पानी अप्रभावी हो जाएगा और जो क्षतिग्रस्त नहीं होगा वह बरकरार रहेगा। वह छोटा सा पानी का थैला इतनी शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि समस्या इतनी सरल है। मुझे इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। इस बार अर्जुन पूरी तैयारी के साथ आया था। वह सीधे झरने के पानी की 50 थैलियां ले आया और उन्हें अपने शरीर पर लटकाने ही वाला था। सौभाग्य से ब्लू फॉरेस्ट में अब वह मार्शल सेंट बीस्ट नहीं था, इसलिए इसे सुरक्षित माना जा सकता था। अर्जुन को ब्लू लाइट फॉरेस्ट तक पहुंचने और झील को फिर से खोजने में 4 दिन लगे। अर्जुन ने कहा, अगर चंद्र झरने के पानी का स्तर भी बढ़ाया जा सके तो मुझे भविष्य में 5 दिवसीय नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। मैं गुप्त क्षेत्र में लंबे समय तक रह सकता हूँ। मुझे खो जाने की चिंता नहीं है। जब तक मैं और समय बिताता
हूँ, मैं हमेशा बाहर निकल सकता हूँ। बाकी मार्शल आर्टिस्ट गुप्त लोक में खो जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय के भीतर सुरक्षा नगर लौटना था ताकि चंद्र झरने से पानी भर सकें, वरना वे शाश्वत छाया बन जाते। यही बात का सार था। चलो पहले इसे आजमाते हैं। अर्जुन ने झरने के पानी की 49 थैलियां किनारे पर रख दी, जबकि वह झरने के पानी की एक थैली लेकर झील में कूद गया। अंदर जाकर उसने पानी की थैली खोली तो पाया कि अंदर झरने का पानी अभी भी बरकरार था। सांप बोला, तो ऐसा लगता है कि यह झील में प्रवेश नहीं कर रहा है। झरने का पानी तुरंत अपना प्रभाव खो देगा। इसका कोई और कारण होगा। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप झील में सिकुड़ गए, जिससे झरने के पानी की प्रभावशीलता खत्म हो गई। अर्जुन झरने का पानी लेकर आया और झील में 2 बार कूदा। इस बार उसने खुद को सिकोड़कर सामान्य स्थिति में आने और फिर किनारे पर लौटने का फैसला किया। इस समय उसने घबराहट में पानी की थैली खोली और देखने के लिए अपनी हथेली में थोड़ा सा झरने का पानी डाला। परिणाम स्वरूप झरने का पानी अभी भी बरकरार था। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, मून स्प्रिंग का पानी सचमुच सिकुड़ सकता है। इसके अलावा यह विफल नहीं हुआ है। ये बहुत आसान होगा, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया, तो फिर पिछली बार उन 2 पानी की थैलियों में झरने के पानी का असर क्यों कम हो गया था? इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए, वरना मुझे हमेशा गले में गांठ जैसा महसूस होगा। यदि हम इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो भविष्य में यदि हमें कोई और समस्या आएगी तो हम अप्रत्याशित रूप से परेशान हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने अपने शरीर पर पानी की थैली में एक छोटा सा छेद खोला और तीसरी बार झील में छलांग लगा दी। फिर वह झील से बाहर आया और उस तरल को अपनी हथेली पर उंडेल लिया। निश्चित रूप से नीली झील का पानी झरने के पानी के साथ मिल गया, लेकिन लगभग 1 मिनट के बाद झरने का पानी और झील का पानी एक दूसरे से अलग हो गया। फ्लोरोसेंट नीले रंग का झील का पानी नीचे बैठ गया, जबकि हल्के नीले रंग का झरने का पानी ऊपर तैर रहा था। अर्जुन ने झरने के पानी की एक परत खुरचकर अपने सामने रख ली ताकि ध्यान से देख सके और महसूस कर सके। अजीब बात है, झरने का पानी झील के पानी में मिल गया, लेकिन सतह का झरने का पानी अभी भी इस्तेमाल करने लायक है। इसका मतलब है कि झील के पानी ने झरने के पानी को प्रदूषित नहीं किया। लेकिन पिछली बार जब मैं 2 क्षतिग्रस्त पानी की थैलियां अंदर बाहर ले आया था तो झरने का पानी अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? उसने माथे पर थपकी दी और उसके मन में एक प्रेरणा कौंधी। वह चौथी बार झील में कूद पड़ा। इस बार वह क्षतिग्रस्त पानी की थैली साथ लाया और खुद को छोटा कर लिया। फिर वह अपने सामान्य आकार में आ गया और झील से बाहर कूद गया। इस बार उन्होंने पानी की थैली से तरल पदार्थ बाहर निकाला और पाया कि झरने का पानी बेकार और पूरी तरह से अप्रभावी था। अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया। तो यह ऐसा ही है जैसी कि उम्मीद थी। यह मेरे अनुमान के समान ही है। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? सांप ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने कहा, जब मैं क्षतिग्रस्त पानी की थैली लेकर कूदा तो झील का पानी उस थैली में डाल दिया गया और झरने के पानी के साथ मिल गया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि झील का पानी असली पानी नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक सघन स्थान है। हालांकि चूंकि झील का पानी अंतरिक्ष के नियमों के अधीन है, इसलिए हम झील के पानी में प्रवेश करने के बाद भी नियमों का पालन करेंगे। हम स्वतः ही सिकुड़ेंगे नहीं। लेकिन इस समय झरने का पानी पहले ही अत्यधिक सांद्रित झील के पानी के साथ मिल चुका है। अगर मैं अब सिकुड़ जाऊं तो मेरे सिस्ट का झील का पानी भी मेरे साथ सिकुड़ जाएगा। यह मूल रूप से अत्यधिक सांद्रित था। अब यदि आप इसे फिर से सिकुड़ने के लिए मेरी बात माने तो यह इसे 2 बार सिकुड़ने के बराबर होगा। क्या ये सीधे झरने के पानी को कुचलकर नष्ट नहीं कर देगा? ओह, मैं समझ गया। बड़े सांप को अचानक समझ आ गया। अर्जुन का शरीर झील में सिकुड़ गया। वह झील के पानी के साथ नहीं सिकुड़ा, वह सिर्फ खुद सिकुड़ा और उसके बगल में झील का पानी अब भी झील का पानी ही था। लेकिन वह पानी की थैली को भी सिकोड़ देता। अगर पानी की थैली में झील का पानी होता तो वह भी उसके साथ सिकुड़ जाती। अर्जुन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि मैं अगले मुकदमे की ओर बढ़ सकता हूँ।
उन्होंने अपनी हथेली से झील के पानी की एक बूंद ली, फिर बगल से एक पूरा पानी का थैला उठाया और पानी के थैले को भी अपनी हथेली पर रख लिया, जिससे फ्लोरोसेंट झील के पानी की बूंद छू गई। इसके तुरंत बाद उसे झील के पानी का एहसास हुआ और उसमें अतिस्थानिक बोध क्षमता विकसित हो गई। उसने मन ही मन सोचा, सिकुड़ जा। अर्जुन की व्यक्तिगत गवाही के तहत पानी की थैली अचानक सिकुड़ गई और गायब हो गई, सीधे झील के पानी की उस बूंद में विलीन हो गई। अर्जुन का चेहरा आनंद से भर गया। एक विचार के साथ उसने अपनी अतिस्थानिक बोध क्षमता का उपयोग करके जल थैली का विस्तार किया। आशा के अनुसार झील के पानी की उस बूंद में अचानक एक विशालकाय दानव उग गया। वह पूरी तरह से पानी की थैली थी। अर्जुन ने इसका निरीक्षण किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पानी की थैली में पानी अभी भी उपयोग योग्य था। वाह, इस बार मुझे सचमुच पैसे कमाने का मौका मिल गया। हाँ, अर्जुन बहुत खुश हुआ। बड़े सांप ने कहा, लगता है तुम्हें कोई नया व्यापार अवसर मिलने वाला है। चाहे कुछ भी हो, झील का और पानी ले आओ और लौटने के बाद भी अध्ययन जारी रखो। अर्जुन ने कहा। उन्होंने अपना भंडारण रिंग खोला और फ्लोरोसेंट झील से 10 गाड़ियां पानी भर लिया। झील के पानी की एक एक बूंद से ढेर सारे पानी के थैले भरे जा सकते थे। झील के पानी की ये 10 गाड़ियां काफी थीं। चाहे इन्हें कैसे भी इस्तेमाल किया जाए, ये खत्म नहीं होते थे। इसके बाद उसने झील के पानी की एक और बूंद निकाली और अपने सभी 49 पानी के थैलों को झील के पानी की इस बूंद में सिकोड़ दिया। इस प्रकार के झील के पानी को नीला पानी कहा जाता है। इसे नीला जल कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यदि इसे सीधे स्थानिक जल कहा जाए तो ऐसी चीज की उत्पत्ति का पता चल जाएगा। यद्यपि केवल अर्जुन ही इस तरह से ब्लू वाटर का उपयोग कर सकता था, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हाइपरस्पेशियल धारणा उत्पन्न कर सकता था और दूसरों द्वारा उसके व्यवसाय को लूटने से नहीं डरता था। हालांकि उसे डर था कि दूसरे लोग आकर यहाँ की झील का पानी नष्ट कर देंगे। पवित्र क्षेत्र के लोग द्वेष से भरे हुए थे। आप वह व्यापार नहीं कर सकते जो मैं नहीं कर सकता।